हेलो फोक्स। तो आज चालू करेंगे अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका जो है मैं कंसेप्चुअली आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा। कोशिश करेंगे कि भाई 1.5 आवर्स में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाए। इसके साथ साथ आपको जो है एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व रखे होंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि भाई अपना जो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस बैच है वो कंप्लीटली फ्री है यूट्यूब पे। तो इसके बाद आपको जो है एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो में जो है आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। ओके, तो बदमाशी चालू करते हैं। उससे पहले अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बुक परचेज करनी है कंसेप्ट बुक की कलर कॉपी तो आप वेबसाइट में जा सकते हो। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आपको जो है May 25 एंड November 25 का जो है कंप्लीट कोर्स चाहिए जिसके अंदर 120 आवर्स में कंप्लीट डीटी मैंने करा रखा है, सारे के सारे कंसेप्ट करा रखे हैं, प्लस सारे के सारे अपन ने जो है क्वेश्चंस भी उसी क्लास में सॉल्व कर रखे हैं। तो बेसिकली आप जो है उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डेमो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो बदमाशी चालू करते हैं अपन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे पहले आपको छोटे छोटे टॉपिक करा देता हूं मैं। आपको एक चीज बताओगी कि भाई जो भी आपकी कैजुअल इनकम होती है वो कहां पर एक्सेल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो कैजुअल इनकम का क्या मतलब है? इनकम ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, आपको लॉटरी लग गई। इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस एंड कार्ड गेम्स एंड एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बैटिंग एक्सेट्रा। अच्छा, जो भी आपकी कैजुअल इनकम होती है उस पर आपको क्या करना पड़ता है? फ्लैट 30% टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, 30% के चार्ज आपको जो है क्या करना पड़ता है? 30% के साथ 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ता है। अच्छा, जो भी ये कैजुअल इनकम होती है इस पे आपको क्या करना है? फ्लैट 30% टैक्स पे करना है। किसी भी तरह का कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सो नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस कैन बी अलाउड। अच्छा, चैप्टर 6 का डायरेक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 का बेसिकली आपको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा। एंड एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का भी जो है आपको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा इसमें से। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर आपकी इनकम क्या है, अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिकली रेस हॉर्सेस से हो रही है, ठीक है ना, अगर आपकी इनकम रेस हॉर्सेस से हो रही है तो वो क्या होगी? 30% में टैक्सेबल होगी। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जो है बेसिकली रेस हॉर्सेस की एक्टिविटी कर रहे हो, उधर से अगर आपको क्या होता है, उधर से बेसिकली जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उधर से जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो जो है आपको क्या कर दिए जाएंगे, आपको जो है सेट ऑफ करने के लिए अलाउ कर दिए जाएंगे। मैंने अभी ऊपर आपको ये बताया था कि भाई कैजुअल इनकम में किसी भी तरह का कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि भाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, जो भी आपने खर्चा करा है वो आपको जो है अलाउ कर दिया जाएगा, वो जो है आपको अलाउ कर दिया जाएगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टेक मनी अर्न। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी कि भाई ये जो अपना लॉस होता है, ये जो अपना हॉर्स रेसिंग का लॉस होता है, इसको आप क्या कर सकते हो? अगले 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो लेट अस से सपोज करंट ईयर में आपने क्या करा, करंट ईयर में जो है बेसिकली आपने हॉर्स रेस पे जो है 1 लाख रुपीज लगाए। ये क्या है? आपका एक्सपेंडिचर है। 1 लाख रुपीज क्या करे आपने हॉर्स रेस पे लगाए। एंड आपको जो इनकम है वो कितनी हुई? आपको जो इनकम है वही 10 लाख रुपीज की। आपको जो इनकम है वो कितनी हुई? 10 लाख रुपीज की। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में से 10 लाख माइनस 1 लाख क्या होगा? 10 लाख माइनस 1 लाख आपका 9 लाख जो है कैजुअल इनकम माना जाएगा। लेकिन लेटर से सपोज कि भाई आपको जो है कोई इनकम हुई नहीं, आपने जो है क्या करा, घोड़े पे पैसा लगाया, ठीक है ना, घोड़े पे पैसा लगाया 1 लाख रुपीज का, लेकिन आपको कुछ इनकम नहीं हुई। तो उस केस में क्या होगा? ये जो 1 लाख रुपीज का लॉस है इसको आप क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई कैजुअल इनकम में आपको जो है किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं दिया जाता, लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड शैल बी अलाउड इवन इन द एब्सेंस ऑफ स्टेक मनी अर्न। तो जो भी आपने खर्चा करा है वो अलाउ कर दिया जाएगा। तो देखो क्या बताया मैंने, टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम एंड विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम। तो इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई अगर आपको क्या हो रहा है, अगर आपको ऑनलाइन गेम से विनिंग हो रही है, अगर आपको जो है क्या हो रहा है, ऑनलाइन गेम से विनिंग हो रही है, तो सारे के सारे प्रोविजन सेम लगेंगे कि भाई टैक्स आपको जो है 30% पे करना है। चैप्टर 6 का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का आपको जो है एडजस्टमेंट का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। डन है। तो अपना जो कैजुअल इनकम का टैक्सेशन होता है वो 115 बीबी के अकॉर्डिंग होता है। एंड विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम कितना होता है? विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम जो है बेसिकली 115 बीबीजे से कवन होता है। एंड अगेन मैंने आपको बता दिया भाई पूरा पूरा प्रोविजन क्या है, सेम है। डन है। तो कैजुअल इनकम का सेक्शन हो गया। अब आ जाते हैं अपन पीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपने क्या करा है? करंट ईयर में क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करा है। तो सरकार कहती है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करने पे जो भी आपको इनकम होती है वो आपकी जो है 30% में टैक्सेबल करी जाएगी अंडर 115 बीबीएच। तो इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वीडीए, भाई आपकी इनकम कैसे निकालेंगे? तो हम ये देखेंगे कि भाई आपने बिटकॉइन कितने में खरीदा था, आपने बिटकॉइन कितने में बेचा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली आपका जो है इनकम माना जाएगा। अच्छा, भाई वीडीए आपका कैपिटल एसेट हो या फिर एसआईटी हो या फिर बोथ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आपका जो है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या था, कैपिटल एसेट था, फिर भी इनकम जो है 30% में टैक्सेबल करी जाएगी। अगर आपका जो बिटकॉइन था वो क्या था, एज एसआईटी था, फिर भी क्या होगा? 30% में टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अपने क्या देखा कि भाई वीडीए का जो ट्रांसफर होता है उस पर टैक्स कितना लगता है? 30% लगता है अंडर 115 बीबीएच। अच्छा, वीडीए का मतलब क्या होता है? इट मीन्स यानी इन्फॉर्मेशन कोड क्रिप्टो करेंसी या फिर एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। तो इनकम निकालते समय किसी तरह का कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, एक और चीज समझो, देखो क्या रखा है, नो सेट ऑफ एनी लॉस फ्रॉम सच इनकम। समझो भाई आपने क्या करा, आपने जो है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी 1 को ट्रांसफर करा, उस पर आपको जो है लॉस हुआ कितने का? 10,000 का। क्रिप्टो करेंसी 2 आपने ट्रांसफर करा, उस पर लॉस कितना हुआ? उस पर जो है गेन हुआ 40,000 का। तो बेसिकली अपना प्रोविजन क्या कहता है कि भाई इस 40,000 पे आपको क्या करना है, इस 40,000 पे आपको 30% टैक्स पे करना है। ये जो आपको क्या हुआ है, क्रिप्टो करेंसी 1 से लॉस हुआ है, इसको जो है आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो देखो वही चीज रखी है,
कि भाई नो सेट ऑफ एनी लॉस फ्रॉम सच इनकम। तो बेसिकली ये जो आपकी वीडियो की इनकम है इसमें से किसी भी तरह का जो है लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा, दैट इज लॉस फ्रॉम अदर वीडियो कैन नॉट ऑल्सो बी सेट ऑफ। समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर देखो ये पॉइंट क्या दे रखा है, लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वीडियो कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर इनकम। तो मैंने एक और चीज बताई कि भाई ये जो आपका वीडियो का लॉस हुआ है, ये लॉस को जो है किसी दूसरी इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। दो चीजें बताई मैंने। पहला क्या बताया कि ये जो लॉस है, ठीक है ना, वीडियो से जो आपको लॉस हुआ है इसको दूसरे वीडियो इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई, कि जो ये वीडियो का लॉस है इसको किसी भी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब मोटा मोटा गवर्नमेंट को ये कहती है कि वीडियो को ट्रांसफर करने पे जो भी आपको इनकम होती है उस पर आपको क्या करना है, फ्लैट 30% टैक्स पे करना है। इसमें से जो है किसी भी तरह का लॉस आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, इवन द लॉस इज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अनदर वीडियो। डन है। तो ये हो गया बेसिकली मेरा टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडियो। अच्छा, फॉलोइंग वीडियो शैल बी एक्सक्लूडेड। तो बेसिकली इन लोगों को इन पॉइंट्स को जो है बेसिकली क्या नहीं माना जाता, वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं माना जाता। देखो क्या दे रखा है भाई, गिफ्ट कार्ड या फिर वाउचर्स या फिर डिस्काउंट कूपन दैट मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, उनको जो है वीडियो नहीं मानोगे। सब्सक्रिप्शन टू वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशन, उसको जो है आपको वीडियो नहीं मानना है। अच्छा, माइलेज हो गया, माइलेज पॉइंट हो गया, रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया, लॉयल्टी कार्ड हो गया, जो आपको फ्री में दिया जाता है अंडर प्रमोशन प्रोग्राम, दैट में बी यूज्ड टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्काउंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन चीजों को जो है आप वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं मानोगे। नहीं मानोगे। ईजी है, बात समझ में आ गई। तो अपने कैजुअल इनकम देख लिया और अपन ने देख लिया टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडियो। अब आपको जो है आगे ले चलते हैं अपन। देखो क्या दे रखा है भाई, अगर आपको जो है क्या मिलता है, कंपेंसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है या फिर इनांस कंपेंसेशन मिलता है, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी इन द ईयर ऑफ रिसिट। तो बेसिकली कैपिटल गेन्स में आपने जो है पढ़ा होगा कि भाई सरकार क्या करती है, आपसे जो है आपका जमीन या फिर बिल्डिंग क्या करती है, कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है। तो उस केस में जो भी आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी आपको कंपेंसेशन पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, वो बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अगर आपको कोई इनांस कंपेंसेशन मिलता है तो वो भी कहाँ पे टैक्सेबल करा जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल करा जाएगा, जिस साल आपको पैसा मिला है। अच्छा, अमाउंट फोरफिटेड ड्यू टू द फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। आपने क्या करा, करंट टाइम में जो है अपना कैपिटल एसेट किसी पर्सन को बेचने का अग्रीमेंट करा, सामने वाले से आपने क्या करा, एडवांस ले लिया, सामने वाले ने जो है आपका कंडीशन फुलफिल नहीं करा। फॉर एग्जांपल, आपने सामने वाले को ये कहा था कि देख तू 1 लाख का एडवांस दे दे, बाकी 9 लाख तुझे क्या करना है, विद इन 1 मंथ देना है। सामने वाले ने लेटर से सपोज विद इन 1 मंथ वो 9 लाख रुपीज नहीं दिए, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में जो आपने 1 लाख था ना उसको फोरफिट कर लिया। तो आपने सामने वाले को बोला कि देख तुझे जो है 9 लाख रुपीज 1 मंथ में देने थे, तूने जो है 9 लाख रुपीज 1 मंथ में नहीं दिए। हमारा जो अग्रीमेंट है वो ये कहता है कि अगर तू 9 मंथ में मुझे पैसा नहीं देता है तो जो भी तूने मुझे एडवांस दिया है वो मैं क्या कर लूंगा, फोरफिट कर लूंगा। तो देखो क्या दे रखा है कि अगर आपने क्या करा है, एडवांस को फोरफिट करा है, तो उस केस में अगर आपने जो एडवांस है वो फोरफिट करा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, तो उस केस में जो है क्या होगा, टैक्सेबल होगा अंडर आईएफओएस इन द ईयर ऑफ फोरफीचर। कहां पर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ फोरफीचर। अगर आपने फोरफिट करा है बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से डिडक्ट करा जाएगा। तो डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कैपिटल गेन पर्पस इन द ईयर ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ एसेट। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा प्रोविजन क्यों आया, इसको जो है मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आ जाओ। देखो इधर अपन एग्जांपल लेते हैं, पहले क्या हुआ करता था, जैसे ये रोहन है, ठीक है ना, और ये क्या है, बेसिकली सोहन है, ठीक है ना। तो रोहन और सोहन है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, रोहन के पास क्या है, रोहन के पास एक एसेट पड़ा है, जिसको अपन बोलते हैं लैंड। अपन मान लेते हैं ये लैंड है, ठीक है ना। रोहन ने क्या करा, रोहन ने अग्रीमेंट करा इस लैंड को जो है सोहन को ट्रांसफर करने का। अग्रीमेंट में ये लिख रखा है कि जो सोहन है वो क्या करेगा, एडवांस पे करेगा। तो सोहन जो है वो क्या करेगा, एडवांस पे करेगा कितना, सोहन जो है एडवांस पे करेगा 1 करोड़ रुपीज का। सोहन ने क्या करा, एडवांस पे करा 1 करोड़ रुपीज का। अच्छा, अग्रीमेंट में ये कह रखा है कि भाई अगर सोहन क्या करता है, टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट को ब्रीच कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो एडवांस है रोहन क्या कर लेगा, फोरफिट कर लेगा। ठीक है ना। तो रोहन ने क्या करा, लैंड ट्रांसफर करने का अग्रीमेंट करा सोहन को। ठीक है ना। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, अग्रीमेंट में ये कह रखा है कि भाई अगर लेटर से सपोज सोहन ने जो है बाकी बैलेंस पेमेंट विद इन 1 मंथ नहीं दिया, तो रोहन क्या करेगा, इस एडवांस को फोरफिट कर लेगा। फोरफिट कर लेगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, सोहन ने क्या करा, सोहन ने जो बेसिकली अग्रीमेंट को जो है फुलफिल नहीं करा, तो रोहन ने क्या करा, इस एडवांस को फोरफिट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि भाई सोहन ने बैंकिंग चैनल के थ्रू क्या दिया होगा, रोहन को 1 करोड़ रुपीज दिए होंगे। ठीक है ना। अब रोहन क्या करता है, रोहन जो है बेसिकली इस एडवांस को फोरफिट कर लेता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं इस ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या था। इस ट्रांजेक्शन का पर्पस था कि भाई रोहन और सोहन क्या करे, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दे। कैसे समझना, भाई रोहन के पास क्या पड़ा है, रोहन के पास 1 करोड़ का जो है कैश में ब्लैक मनी पड़ा है। रोहन के पास 1 करोड़ में क्या पड़ा है, कैश में ब्लैक मनी पड़ा है। सोहन के पास क्या है, 1 करोड़ का व्हाइट मनी है। अच्छा, रोहन को क्या करना है, इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कराना है। सोहन को क्या करना है, इस व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट कराना है। तो रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है बेसिकली सोहन के साथ ये वाला अग्रीमेंट करा, और रोहन ने सोहन को ये कहा कि भाई तू एक काम करना, टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट को ब्रीच कर देना, जो तूने मुझे 1 करोड़ का एडवांस दिया मैं क्या करूंगा, फोरफिट करूंगा।
तो रोहन ने क्या करा, सॉरी सोहन ने क्या करा, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट को फोरफिट करा। अच्छा, सोहन ने क्या करा, एडवांस दे दिया था किसको, रोहन को 1 करोड़ का। मतलब जो 1 करोड़ है वो व्हाइट मनी में किसके पास आ गया, रोहन के पास आ गया। और रोहन ने क्या था, रोहन ने जो ये ब्लैक मनी था ना, ये जो ब्लैक मनी था कैश में किसको दे दिया, रोहन को दे दिया। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जो है बेसिकली ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया। तो रोहन ने क्या करा, अपना जो ब्लैक मनी था, उसको क्या करा, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, बिना टैक्स पे करे, बिना टैक्स पे करे। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, पहला वाला जो प्रोविजन था, ठीक है ना, ओल्ड प्रोविजन मुझे क्या कहता था, ओल्ड प्रोविजन मुझे ये कहता था कि रोहन ने क्या करा है, ये जो एडवांस प्रॉफिट करा है 1 करोड़ का, रोहन ने क्या करा है, ये जो एडवांस प्रॉफिट करा है 1 करोड़ का, जब रोहन क्या करेगा, इस लैंड को फ्यूचर में बेचेगा, रोहन क्या करेगा, इस लैंड को जब फ्यूचर में बेचेगा, तो फॉर एग्जांपल जब रोहन क्या करता है, लैंड को फ्यूचर में बेचता है, तो सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी। तो मेरा ओल्ड प्रोविजन ये कहता था कि जो आपने एडवांस प्रॉफिट करा है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देना। लेट अस सपोज लैंड की सेल वैल्यू कितनी है, 100 करोड़ है, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 90 करोड़ है। तो ओल्ड प्रोविजन मुझे ये कहता है कि भाई आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली ये 1 करोड़ को कहां से लेस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर दोगे। तो बेसिकली आपकी रिवाइज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ जाएगी, 89 करोड़ आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई आपको जो है ज्यादा कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। ये ओल्ड प्रोविजन था। लेकिन रोहन के पास जो ये लैंड है, रोहन के पास जो ये लैंड है, बेसिकली रोहन जिंदगी में कभी बेचना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। रोहन को पता है कि भाई वो जिंदगी में कभी इस लैंड को बेचेगा ही नहीं। तो रोहन क्या कर रहा था, इस लैंड को यूज करके अनेक लोगों से, ठीक है ना, अनलिमिटेड लोगों से क्या कर रहा था, अग्रीमेंट कर रहा था, और अपना जो ब्लैक मनी था उसको क्या कर रहा था, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा था। अच्छा, इसमें कोई रोहन इलीगल काम नहीं कर रहा है। सरकार ने खुद क्या रखा है, सरकार ने खुद कह रखा है कि भाई अगर आप क्या करते हो, अपने कैपिटल एसेट को बेचने का अग्रीमेंट करते हो और सामने वाला बंदा उस अग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करता है, तो जो भी आपने एडवांस प्रॉफिट करा है, वो आप क्या करना, वो जब आप इस लैंड को फ्यूचर में बेचोगे तो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम कर लेना। अब रोहन को पता है कि भाई वो लैंड में कोई कभी बेचने वाला है नहीं, रोहन को पता है कि वो लैंड कभी बेचने वाला है नहीं। तो रोहन क्या कर रहा था, रोहन जो है बेसिकली इस लैंड को यूज करके अग्रीमेंट करता था, एडवांस प्रॉफिट करता था, और जो अपना ब्लैक मनी उसको क्या कर लेता था, व्हाइट में कन्वर्ट करा लेता। रोहन का ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट कैसे हुआ, भाई सोहन ने क्या करा, 1 करोड़ रुपीज बैंकिंग चैनल के थ्रू किसको दे दिए, रोहन को दे दिए। तो रोहन के पास 1 करोड़ बैंक में आ गए ना। रोहन ने क्या करा, ये जो 1 करोड़ रुपीज का कैश था, क्या करा, सोहन को पकड़ा दिया। तो रोहन के बाद जो है 1 करोड़ व्हाइट मनी में आ गए, बैंक में आ गए। रोहन क्या कर सकता है, उस 1 करोड़ को यूटिलाइज कर सकता है, और रोहन को उस 1 करोड़ पे टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं थी। अब सरकार को ये चीज पता चल गई, सरकार को जो है ये चीज पता चल गई कि लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से ट्रांजेक्शन करके, इस तरह से अग्रीमेंट करके अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करा रहे हैं। तब सरकार जो है एक चीज ले आई, सरकार जो है एक अमेंडमेंट लेके आई। और अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ये लेके आई कि भाई अगर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 अगर आप क्या करते हो, बेसिकली एडवांस को फोरफिट करते हो, तो उस केस में जिस ईयर में आपने क्या करा है, एडवांस को फोरफिट करा है, उस ईयर में आपको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अमेंडमेंट के बाद क्या होगा। अमेंडमेंट के बाद बेसिकली सीधी सी बात ये है, अमेंडमेंट के बाद क्या होगा, मोटा अमेंडमेंट के बाद ये होगा ये कि भाई रोहन क्या करता है, अगर अग्रीमेंट करता है सोहन के साथ और 1 करोड़ का एडवांस प्रॉफिट करता है, ठीक है ना, 1 करोड़ जो कैश में है वो किसको दे दिया, रोहन को दे दिया। तो रोहन को क्या करना पड़ेगा, रोहन को जो भी एडवांस मिला है 1 करोड़ का, इस पर रोहन को टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इस पे क्या करना पड़ जाएगा, रोहन को टैक्स पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि जो 1 करोड़ है क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो अब रोहन अगर ऐसा करेगा, अब रोहन जो है अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहेगा, तो रोहन को क्या करना पड़ जाएगा, टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो टैक्स प्लानिंग समझ में आई थी। तो इस टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए सरकार जो है ये वाला अमेंडमेंट लेके आई थी। अब एक और चीज ध्यान रखना, अगर प्रीवियस ओनर ने एडवांस को फोरफिट करा है, अगर प्रीवियस ओनर ने एडवांस को फोरफिट करा था एंड प्रीवियस ओनर ने इसको रिटेन कर लिया है, तो आपको जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है समझना, भाई ये फादर है और ये क्या है, रोहन है, आरजी है। अच्छा, फादर ने क्या करा, फादर ने जो है एक लैंड गिफ्ट कर दिया किसको, फादर ने एक लैंड गिफ्ट कर दिया आरजी को। अच्छा, आरजी जब क्या करेगा, इस लैंड को बेचेगा, आरजी जो है इस लैंड को जब बेचेगा, तो उस केस में अगर फादर ने क्या करा था, एडवांस को फोरफिट करा था और एडवांस को फोरफिट करके रिटेन कर लिया था, ठीक है ना, तो जो एडवांस फोरफिट करा था किसने करा था, फादर ने करा था, और एडवांस रिटेन भी किसने करा था, फादर ने करा था। तो बेसिकली प्रोविजन ये कहता है कि जब रोहन क्या करेगा, इस लैंड को फ्यूचर में बेचेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से इस प्रीवियस ओनर ने जो एडवांस फोरफिट करा था उसको जो है लेस करने की जरूरत नहीं है। इजी, इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन में जो है ये वाला टेस्ट कर देता है, क्वेश्चन में जो है ये वाला पॉइंट टेस्ट कर देता है, इसलिए मैंने जो है नोट्स में लिख रखा है ताकि जो है आप एग्जाम में गड़बड़ ना करके आओ। अच्छा, आगे आ जाओ। 56 to 10 गिफ्ट वाला सेक्शन है, वेरी इजी। 56 to 10 गिफ्ट वाला सेक्शन है, वेरी इजी। देखो क्या दे रखा है, अगर करंट ईयर में आपको जो है बेसिकली पैसा किसी पर्सन ने क्या करा है, एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा पैसा गिफ्ट करा है, तो उस केस में क्या होगा, एंटायर मनी रिसीव्ड इज टैक्सेबल। तो इस लोगों ने कहा कि भाई करंट ईयर में अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने आपको जो है क्या करा है, 1 लाख रुपीज का मनी गिफ्ट करा है, तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 56 to 9 में क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, वेवर ऑफ पर्सनल लोन ऑल्सो कवर्ड ईयर, आपने जो है बैंक से क्या ले रखा था, पर्सनल लोन ले रखा था, बैंक ने आपका पर्सनल लोन माफ कर दिया, तो अगर एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज्यादा का है, तो जितना लोन माफ करा गया है पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा 56 to 10 में। करंट ईयर में आपको जो है किसी ने मूवेबल प्रॉपर्टी क्या करी, गिफ्ट कर दी, एग्रीगेट विदाउट कंसिडरेशन। तो करंट ईयर में अगर किसी पर्सन ने आपको क्या करा है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर दी है, गिफ्ट कर दी है विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, गिफ्ट कर दी है। तो उस केस में हम ये देखेंगे कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा क्या है, 50,000 से ज्यादा है क्या, अगर ऐसा है तो एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल। तो इन लोगों ने कहा
एग्रीगेट देखना है। एग्रीगेट का मतलब क्या है भाई, करंट ईयर में हो सकता है कि भाई आपको जो है 2 मूवेबल प्रॉपर्टी मिली हो, करंट ईयर में आपको जो है 2 मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली हो, तो सरकार ने कहा सबको टोटल करो, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको करंट में मिली है उन सबका आपको एग्रीगेट करना है, उन सबकी फेयर मार्केट वैल्यू को एग्रीगेट करना, और अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरी की पूरी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल करंट में किसी ने आपको जो है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज गिफ्ट कर दिए, ज्वेलरी गिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर गिफ्ट कर दिया, वीडियो हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, या फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट या बुलियन हो गया, तो इसकी बात करी मैंने, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी। अच्छा, करंट ईयर में आपने क्या करा, मूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा, करंट ईयर में आपने क्या करा, मूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा, लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे खरीदा। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि लेटर से सपोज शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपीस, शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीस, लेकिन आपने क्या करा है, आपने जो है इसको परचेज करा है कितने पे, आपने जो है इसको परचेज करा है 40,000 पे, आपने क्या करा है, इसको परचेज करा है 40,000 पे। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो है आपने शेयर्स को खरीदा है, आपने जो है शेयर्स को खरीदा है एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। तो सरकार क्या कहती है, सरकार ये कहती है कि भाई आप ये देखो कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू एनसीएल कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो एंटायर डिफरेंस क्या होगा, एंटायर डिफरेंस जो है टैक्सेबल कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा डिफरेंस क्या होगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो अगर आपने करंट ईयर में क्या करा है, मूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करा है, ठीक है ना, या फिर करंट ईयर में आपको जो है मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, अच्छा, एग्रीगेट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, तो अपन ये चेक करेंगे कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा है, पूरा का पूरा डिफरेंस क्या होगा, पूरा पूरा डिफरेंस जो है आपके हाथ में 56 to 10 में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो करंट केस में क्या होगा, 1 लाख माइनस 40,000 60,000 मेरे हाथ में क्या होगा, 56 to 10 में टैक्सेबल होगा। अच्छा, ये वाला प्रोविजन लाया क्यों गया, 56 to 10 वाला प्रोविजन लाया क्यों गया, समझते हैं अपन, आ जाओ 56 to 9 वाला प्रोविजन लाया क्योंकि अपन समझते हैं। भाई मैंने आपको क्या बताया कि भाई करंट ईयर में ये रोहन है, ठीक है ना, और ये क्या है, इधर मैं राहुल लिख लेता हूँ, मैं राहुल लिख लेता हूँ। अच्छा, रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है राहुल से क्या करा, शेयर्स खरीदे, वैल्यू कितनी है, वैल्यू है बेसिकली 10,000 रुपीज, वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज। अच्छा, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपीज। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना। राहुल ने क्या करा है, राहुल ने 1 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू के शेयर्स, 1 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स रोहन को बेचे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई राहुल बेवकूफ है क्या, राहुल बेवकूफ है क्या, 1 लाख की चीज को 10,000 बेच रहा है, बेवकूफ नहीं है। ये लोग क्या करें, टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं समझना। भाई राहुल ने क्या करा, 1 लाख की चीज दे दी किसको, रोहन को, राहुल ने क्या करा, 1 लाख की चीज दे दी किसको, रोहन को। रोहन क्या करेगा, रोहन बेसिकली जो है 10,000 रुपीज तो बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करेगा, क्या करेगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करेगा। अच्छा, और जो 90,000 है वो क्या करेगा, कैश में पे करेगा, बोले तो ब्लैक मनी में, क्या करेगा, कैश में पे करेगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, रोहन और राहुल को कोई नुकसान नहीं हुआ, रोहन और राहुल को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि रोहन ने क्या करा, अपनी 90,000 का जो ब्लैक मनी था उसको क्या करा, व्हाइट में कन्वर्ट करा लिया। कैसे भाई, उसके बाद जो है 1 लाख रुपीज के शेयर्स आ गए, इसके बाद जो शेयर्स आए वो कितने के, 1 लाख रुपीज के हैं। राहुल को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि राहुल के पास से जो है 1 लाख रुपए के शेयर्स गए थे, राहुल के पास से 1 लाख रुपए के शेयर्स गए थे, लेकिन राहुल के पास 10,000 तो बैंक में आ गया और 90,000 कैश में आ गया। तो सरकार बोलती है कि भाई देखो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे ट्रांजेक्शन करते हो, या फिर जो है फ्री में चीजें बांटते हो, फ्री में जो है क्या करते हो, गिफ्ट विफ्ट देते हो, तो उस केस में हमें पता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 56 to 10 वाला प्रोविजन लेके आ रहे हैं। अब वापस समझना, अब जो मैं आपको वापस समझाता हूं। लेटर से सपोज राहुल ने क्या करा, लेटर से सपोज राहुल ने जो है बेसिकली ये जो शेयर्स हैं, ठीक है ना, वो रोहन को गिफ्ट कर दिए, वो रोहन को क्या कर दिए, गिफ्ट कर दिए। शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज है। अब राहुल बेवकूफ है क्या, भाई राहुल बेवकूफ है क्या, 1 लाख रुपीज के शेयर जो है रोहन को गिफ्ट कर रहा है, बेवकूफ नहीं है। राहुल क्या कर रहा है, अपना जो है बेसिकली ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे समझना, भाई रोहन क्या करेगा, रोहन बेसिकली जो कैश में, रोहन जो है कैश में क्या करेगा, 1 लाख रुपीज, रोहन जो है कैश में 1 लाख रुपीज किसको दे देगा, राहुल को दे देगा। अब इससे हुआ क्या कि भाई रोहन ने क्या करा, 1 लाख रुपीज का जो ब्लैक मनी था उसको व्हाइट में कन्वर्ट करा लिया। कैसे, क्योंकि रोहन के पास जो है क्या आ गए, शेयर्स आ गए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज है। राहुल के पास क्या हो गया, राहुल के पास जो है ब्लैक मनी आ गया। अब आप कहोगे भाई राहुल को जो है ब्लैक मनी की क्या जरूरत है, राहुल को जो है ब्लैक मनी की जरूरत हो सकती है। कैसे जरूरत हो सकती है, भाई आपने जो है प्रैक्टिकली देखी है ट्रांजेक्शन, आपने प्रैक्टिकली रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन देखे हैं क्या, अगर आपने देखे होंगे, अगर आपने जो है पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपको एक चीज पता होगी कि भाई अगर आप जो है क्या करते हो आज की डेट पे, अगर आज की डेट पे रोहन क्या करता है, रोहन जो है जयपुर में एक लैंड खरीदना चाहता है, रोहन जो है जयपुर में क्या करना चाहता है, एक लैंड खरीदना चाहता है, तो बेसिकली जो बिल्डर है या फिर जो बेसिकली एजेंट है, ठीक है ना, जो दल्ले घूमते हैं, वो ये बोलेंगे कि भाई इस लैंड की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, इसके एसडीवी, इसकी बुक्स में एसडीवी कितनी होती है, इसकी बुक्स में एसडीवी होती है 40 लाख रुपीज। तो जो बेसिकली एजेंट है ना, जो बेसिकली एजेंट है वो ये कहेगा कि भाई देखो आप जो है बेसिकली हमें 40 लाख रुपीज क्या करना, बैंकिंग चैनल के थ्रू देना, एंड बेसिकली जो 60 लाख है वो कैश में देना, 60 लाख है वो कैश में देना। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है एजेंट ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो बुक्स में दिखाएगा कि भाई उसने क्या करा है, 1 करोड़ का लैंड बेचा है, तो उसको 1 करोड़ पे क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ पे कैप गेन्स देने पड़ेंगे। अच्छा, उसने क्या करा, उसने दिखाया कि भाई मैंने क्या करा है, मैंने जो है लैंड को एसडीवी बेचा है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई 40 लाख रुपीज आप क्या करो, 40 लाख रुपीज जो है बेसिकली आप बैंकिंग चैनल के थ्रू दो, बाकी जो 60 लाख है कैश में दो, बाकी जो 60 लाख है वो कैश में दो। तो रोहन बेचारा बहुत ईमानदार इंसान है,
रोहन जो है बहुत बेचारा ईमानदार इंसान है। रोहन तो क्या करता है, डीटी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप बच्चों को पढ़ाता है। तो रोहन के पास तो सारा पैसा व्हाइट में आता है। रोहन को जो है ब्लैक मनी की जरूरत है। अब क्योंकि रोहन को क्या करना है, जयपुर में बंगला खरीदना है, लैंड खरीदना है, तो रोहन को जो है 60 लाख की ब्लैक मनी की जरूरत है। 60 लाख की ब्लैक मनी की जरूरत है। ब्लैक मनी रोहन कहां से लाए, तो बेसिकली रोहन क्या करेगा, टैक्स प्लानिंग करेगा। किसी ऐसे पर्सन को पकड़ेगा, किसी ऐसे पर्सन को पकड़ेगा जिसके पास क्या है, ब्लैक मनी पड़ा है ऑलरेडी। तो वो क्या करेगा, ब्लैक मनी मुझे देगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ब्लैक मनी मिल जाएगी। अब आपको लॉजिकली पूरी बात समझ में आ रही है। तो डीटी जो है ना, डीटी जो है मजेदार है। डीटी जो है मजेदार है अगर आप जो है इसको रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से देखोगे। तो मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताया कि भाई 56 to 10 आया क्यों। तो देखो, अगर करंट ईयर में आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको जो है मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिली है, तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, पूरी की पूरी फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब कर लो टैक्स प्लानिंग, अब करो टैक्स प्लानिंग। अच्छा, लेट अस सपोज करंट ईयर में आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है ना, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिली है। तो अपन ये देखेंगे कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा क्या है क्या। अगर ऐसा है तो एंटायर डिफरेंस क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगेन इसमें एक चीज क्या है, एग्रीगेट देखना है। तो करंट ईयर में अगर आपको जो है फॉर एग्जांपल दो मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों का चेक करेंगे। दोनों का अपन क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस, फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस जो है क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और दोनों का टोटल मिला के 50,000 से ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, फिर जो है 56 to 10 में टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा, 56 to 10 में टैक्सेबल क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। आ जाओ, अपने एग्जाम्पल में क्या था, अपने एग्जाम्पल में ये था कि भाई बेसिकली 1 लाख के शेयर्स को बेसिकली राहुल ने क्या करा था, 40,000 बेचा था। 1 लाख के शेयर्स को क्या करा था, 1 लाख के शेयर्स को राहुल ने क्या करा था, 40,000 बेचा था। तो रोहन के हाथ में, रोहन के हाथ में क्या हुआ है, 40,000 का शेयर्स आया है, ठीक है ना, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। तो रोहन के हाथ में क्या होगा, 60,000। रोहन के हाथ में क्या होगा, 60,000 जो है, 60,000 क्या कर दिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, रोहन क्या कर रहा था भाई, रोहन सीधी सी बात यह है कि भाई कैश में तो दे रहा था कितना, 40,000, सॉरी कैश में दे रहा था 60,000, कैश में दे रहा था 60K, और ब्लैक व्हाइट में कितना दे रहा था, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना दे रहा था, बैंकिंग चैनल के थ्रू दे रहा था 40K। क्योंकि सीधी सी बात है, राहुल ने क्या करा है, राहुल ने जो है 1 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू के शेयर 40,000 बेचे हैं। तो रोहन क्या करेगा, 40,000 तो बैंकिंग चैनल के थ्रू दे देगा, और कैश में क्या करेगा, कैश में जो है 60,000 दे देगा। तो सरकार ने ये कहा जितना अमाउंट आपने क्या करा कैश में दिया है, बोले तो फेयर मार्केट वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल कंसिडरेशन डिफरेंस, फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल कंसिडरेशन का डिफरेंस आपके हाथ में क्या कर दिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब कर लो प्लानिंग, अब करो प्लानिंग। अब प्लानिंग करोगे तो रोहन को क्या करना पड़ जाएगा, टैक्स पे करना पड़ जाएगा। आई होप जो है आपको पूरा 56 to 10 का फंडा समझ में आया होगा। इसी तरह से करंट टाइम में अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है फ्री में, तो अपन ये देखेंगे कि उसकी एसडीवी 50,000 से ज्यादा है क्या। अगर ऐसा है तो पूरी की पूरी एसडीवी क्या हो जाएगी, आपके हाथ में 56 to 10 में टैक्सेबल करी जाएगी। अच्छा, करंट टाइम में अगर आपको जो है क्या मिली है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अपन ये चेक करेंगे कि एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है क्या, एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन। अगर ऐसा है तो एंटायर डिफरेंस क्या होगा, अगेन एंटायर डिफरेंस जो है टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, इधर आपको एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, इधर आपको जो है एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है भाई, करंट टाइम में अगर आपको जो है दो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो अपन क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों को चेक करेंगे, सेपरेटली जो है दोनों को चेक करेंगे, दोनों को टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो क्या चेक करना है कि भाई एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस 50K से ज्यादा है क्या, एसडीवी एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस 50K से ज्यादा है क्या, एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन। अच्छा, ये 110% ऑफ द कंसिडरेशन का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात ये है, आपको जो है कैबिन चैप्टर में जाके बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, अभी जो है मोटा मोटा समझो। भाई सेल कंसिडरेशन आपकी 100 रुपीज, ठीक है ना, एसडीवी कितनी है, एसडीवी लेटर से सपोज 110 रुपए है। तो सरकार ये कहती है भाई देखो आपकी जो सेल कंसिडरेशन है और जो एसडीवी का डिफरेंस है उसमें छोटा मोटा चेंजेस तो है, अलाउ कर देते हैं हम। तो बेसिकली अप टू 10% तक का चेंज जो है सरकार अलाउ कर देती है। सरकार कहती है कि भाई देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी जो सेल कंसिडरेशन है और जो हमारी बुक्स में एसडीवी आ रही है उसमें छोटा मोटा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आपकी एसडीवी अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है, तो उस केस में जो है बेसिकली आप पे जो है कोई भी इंप्लीकेशन नहीं लगेगा, किसका, कैपिटल गेन्स का एंड आईएफओएस का। तो सरकार ने ये कहा कि भाई अगर आपकी एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, एंड अगर एसडीवी मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन है, अगर अप टू 110% ऑफ कंसिडरेशन होती तो बेसिकली 56 to 10 नहीं लगता। 56 to 10 कब लग रहा है, जब आपकी एसडीवी क्या है, मोर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन है। अच्छा, ये वाली चीज अगर इधर समझ नहीं आई, ये वाली चीज जो है अगर आपको इधर समझ में आई कि भाई 110% का फंडा क्या है, तो जब मैं आपको कैबिनेट्स में लेके जाऊंगा ना, वहां पर बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, वहां पर जो है बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। इसलिए अभी तो इसको पढ़ो भाई, अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है एंड एसडीवी क्या है, मोर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन है, तो एंटायर डिफरेंस जितना भी डिफरेंस है आपके हाथ में क्या कर दिया जाएगा, 56 to 10 में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सो नॉट एग्रीगेट कंसीडर्ड फॉर इंडिविजुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको जो है एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, डन है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लैंड बिल्डिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लैंड बिल्डिंग। अब एक और चीज ध्यान रखना, 56 to 10 में जो भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, वो बेसिकली आपके हाथ में, मतलब रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल कब होगा, जब बेसिकली रेसिपिएंट का क्या है, वो रेसिपिएंट का जो है वो कैपिटल एसेट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी है, जो रेसिपिएंट को मिली है,
जो रेसिपिएंट को मिली है वो रेसिपिएंट के हाथ में क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए, जब भी 56/10 लगेगा, जब भी जो है 56/10 लगेगा। अगर रेसिपिएंट के हाथ में क्या है, एसआईटी है, रेसिपिएंट के हाथ में क्या है, एसआईटी है, तो उस केस में 56/10 नहीं लगेगा। तो देखो क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, कैपिटल एसेट फॉर द रेसिपिएंट। अच्छा, नॉट एसआईटी, देखो क्या दे रखा है, एसआईटी नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट के हाथ में एसआईटी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन एसआईटी टैक्स अंडर पीजीपी। अब समझना मेरी बात, एसआईटी का फंडा क्या है। करंट ईयर में रोहन ने क्या करा है, करंट ईयर में आरजी ने क्या करा है, इधर लिख लेता हूं मैं, आरजी ने जो है बेसिकली नाम बताओ, राहुल। तो करंट ईयर में रोहन का बिजनेस क्या है, रोहन का बिजनेस है बेसिकली लैंड का बेचने का, तो लैंड का बिजनेस है। तो रोहन का बिजनेस क्या है कि भाई रोहन जो है क्या करता है, लैंड को बेचता है, ठीक है ना। राहुल से उसने क्या करा, राहुल से जो है उसने बेसिकली एक लैंड को क्या करा, एक लैंड को फ्री में गिफ्ट लिया, ठीक है ना, फ्री में क्या करा, गिफ्ट लिया। तो राहुल ने क्या करा, राहुल ने जो है बेसिकली अपना लैंड किसको बेचा, अपना जो है बेसिकली लैंड बेचा आरजी को और फ्री में बेच दिया, क्या करा, मतलब गिफ्ट दे दिया अल्टीमेटली। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना, ये जो लैंड है ये आरजी के हाथ में क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड है। क्यों स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि जो आरजी का बिजनेस है, जो आरजी का बिजनेस है वो क्या है, आरजी का जो बिजनेस है वो बेसिकली लैंड में डीलिंग करने का बिजनेस है। अब सरकार ये कहती है, सरकार ये कहती है कि भाई अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी है, फ्री में रिसीव करी है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पर रिसीव करी है, एंड अगर वो आपकी एसआईटी है, तो आपके हाथ में हम 56/10 नहीं लगा रहे, 56/10 नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे समझना। अब सीधी सी बात ये है कि जब रोहन के पास कोई लैंड आया, जब रोहन के पास कोई लैंड आया एंड रोहन का वो क्या है, एसआईटी है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, आप जो है बिजनेस कर रहे हो, आप जो है क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप बिजनेस करते हो, जब बिजनेस का आप इन्वेंटरी बेचते हो, तो जो है आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सेल दिखाओगे। भाई आपकी जो लैंड है, आपका जो प्रोडक्ट है, आप कम पे बेचोगे क्या, भाई आप तो जो है हमेशा सोचोगे कि भाई जो मेरी इन्वेंट्री है ज्यादा से ज्यादा पे बिके। तो रोहन ने क्या करा, लेटर से सपोज ये जो लैंड उसको फ्री में मिला था, ये जो लैंड उसको फ्री में मिला था, रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है उसको 1 करोड़ पे बेच दिया, रोहन ने क्या करा, उसको 1 करोड़ पे बेच दिया। तो रोहन की सेल्स कितनी दिखेगी, 1 करोड़। रोहन की परचेज कितनी दिखेगी, परचेज दिखेगी नील, ठीक है ना, क्योंकि उसने फ्री में लिया है, फ्री में लिया है, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको 1 करोड़ के प्रॉफिट पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने क्या करा है, एज एसआईटी रिसीव करी है, तो उस केस में आप टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते, उस केस में जो है आप टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी क्या है, एसआईटी है। अब जब भी आप फ्यूचर में इसको बेचोगे, जब भी आप क्या करोगे, उसको फ्यूचर में बेचोगे, तो जो भी सेल प्राइस है, जो भी सेल प्राइस है उसमें से हम क्या करेंगे, परचेज प्राइस को लेस कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली पीजीबी में टैक्सेबल हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पीजीबी में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, आईएफओएस होता, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता तो उस केस में क्या होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता तो उस केस में, सॉरी, कैपिटल एसेट होता उस केस में क्या होता। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर ये एसआईटी नहीं होता, अगर ये एसआईटी नहीं होता, तो रोहन के हाथ में इसकी एचडीबी क्या हो जाती, रोहन के हाथ में इसकी एचडीबी जो है आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाती, आईएफओएस के अंदर क्या हो जाती, टैक्सेबल हो जाती। लेटर से सपोज इसकी एचडीबी कितनी है, लेटर से सपोज इसकी एचडीबी है 1 करोड़ रुपीस की, तो रोहन के हाथ में क्या होता, रोहन के हाथ में जो है बेसिकली 1 करोड़ जो है आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता, मतलब रोहन को 1 करोड़ पे टैक्स पे करना पड़ता। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या है, एसआईटी है, अब ये क्या है, एसआईटी है, तो हमने 1 करोड़ रोहन के हाथ में टैक्सेबल नहीं करा, हमने 1 करोड़ रोहन के हाथ में टैक्सेबल नहीं करा, इसकी एचडीबी रोहन के हाथ में टैक्सेबल नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि हमें पता है कि जब रोहन क्या करेगा, फ्यूचर में इसको बेचेगा, फ्यूचर में इसको बेचेगा, तो लेटेस्ट सपोज रोहन ने क्या करा, उसको 1 करोड़ में बेच दिया, तो क्या करा, 1 करोड़ में बेच दिया, मतलब उसकी एचडीबी पे ही बेच दिया, तो 1 करोड़ माइनस नील, तो 1 करोड़ का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसको जो है पीजीबी में टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लॉजिकल पूरी बात समझ आ गई। तो सरकार ने कहा जब रेसिडेंट के हाथ में कोई प्रॉपर्टी क्या है, एज एसआईटी है, एज एसआईटी है, तो उस केस में जो है 56/10 नहीं लगेगा, क्योंकि उस केस में पीजीबी लग जाएगा, जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस का अमाउंट है वो पीजीबी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बात कर ली अपने किसकी, 56/10 की, ये बात कर ली अपने किसकी, 56/10 की। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ जी, तो देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा माफ कर देना, बिकॉज मेरा मन नहीं भरता। अगर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल 56/10 पढ़ाया तो मेरा मन करता है कि भाई मैं जो है आपको जो है इसका जो है बेस समझाऊं कि भाई ये सेक्शन आया क्यों, ठीक है ना। लेकिन इससे होता क्या है, इससे होता ये कि अपना समय खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इतने से टॉपिक को करने में अपने 27 मिनट निकाल दिए, राइट। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो अपने रेगुलर क्लासेस होते हैं और जो अपना रिवीजन लेक्चर होता है, क्योंकि रिवीजन लेक्चर में अगर मैं सब कुछ समझाने बैठ जाऊं तो बेसिकली लेक्चर जो है 2-2.5 घंटे का हो जाएगा, एंड अगेन फिर आप बोलोगे कि यार 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो गया तो ये फिर रिवीजन लेक्चर कैसे हुआ, ठीक है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो आप। लेकिन देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर जगह जो है आपको कॉन्सेप्ट का बेसिक समझाया जाए कि भाई कंसेप्ट आया क्यों, ठीक है ना। तो अगर अगर किसी भी वजह से अपना जो रिवीजन लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कमेंट करके ये मत बोलना कि यार लेक्चर बहुत बड़ा है, हम देख नहीं पाएंगे, रिवीजन लेक्चर है, ये छोटा करो, ऐसा वैसा। ऑलराइट, देखो 56/10 कम नहीं लगेगा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपने पैसा या प्रॉपर्टी रिसीव करा है अपने रिलेटिव से या फिर अपनी मैरिज पे, ठीक है ना, या फिर अंडर विल योर इनहेरिटेंस, या फिर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर या डोनर, या फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, तो उस केस में रेसिपिएंट के हाथ में 56/10 नहीं लगेगा। तो अगर आपने बेसिकली पैसा रिसीव करा है किससे, अपने रिलेटिव से, तो फॉर एग्जांपल आपकी मदर ने आपको क्या करा, 1 लाख रुपीज का कैश में गिफ्ट दे दिया, सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं है, और रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिला है तो 56/10 रेसिपिएंट के हाथ में नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर आपको जो है पैसा या फिर प्रॉपर्टी किससे मिला है, फ्रॉम एनी फंड, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन रिफर टू इन 1023C, तो किसी फंड, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से जो 1023C का क्या कर रहा है, एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है, उससे पैसा मिला है, उस पर जो है बेसिकली रोहन के हाथ में जो है 56/10 नहीं लगेगा अगर रोहन ने क्या करा है, किसी ट्रस्ट से पैसा रिसीव करा है। इसी तरह से अगर ट्रस्ट को पैसा मिला है तो देखो क्या रखा है, फ्रॉम और बाय
फ्रॉम और बाय एनी फंड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रिफर टू इन 1023C। तो अगर ट्रस्ट को पैसा मिला है, ठीक है, ट्रस्ट को गिफ्ट मिला है, तो ट्रस्ट के हाथ में भी 56(2)(10) नहीं लगेगा। इसी तरह से फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12A, 12AA और 12AB। डन है। अब एक और चीज समझना, फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट को किसी इंडिविजुअल से क्या मिला है, पैसा या फिर प्रॉपर्टी फ्री में मिली है, ठीक है ना। सो फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। तो एक ट्रस्ट है जो इस इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, इस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए क्या हुआ था, क्रिएट हुआ था। अच्छा, इस इंडिविजुअल ने क्या करा है, इस इंडिविजुअल ने बेसिकली ट्रस्ट को जो है पैसा या फिर प्रॉपर्टी गिफ्ट करा है, तो उस केस में इस ट्रस्ट के हाथ में भी क्या नहीं लगेगा, इस ट्रस्ट के हाथ में भी 56(2)(10) नहीं लगेगा। तो फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट, ट्रस्ट को जो है किसी इंडिविजुअल से क्या मिला है, पैसा मिला है, प्रॉपर्टी मिली है। अच्छा, ये ट्रस्ट क्रिएट किसके लिए हुआ था, फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, इसी तरह से अगर एचओएफ के पार्टीशन पे एचओएफ से जो है मेंबर को क्या मिलता है, मेंबर को जो है बेसिकली प्रॉपर्टी मिलता है, पैसा मिलता है, तो बेसिकली मेंबर के हाथ में 56(2)(10) नहीं लगेगा। इसी तरह से अमलगमेशन और डीमर्जर के केसेस में, अमलगमेशन और जो डीमर्जर के केसेस होते हैं उसके केस में 56(2)(10) नहीं लगेगा। तो अमलगमेशन में क्या होता है, ए लिमिटेड जो है बी लिमिट से अमलगमेट हो रही है, तो ए लिमिटेड क्या करेगी, अपने सारे के सारे एसेट्स किसको ट्रांसफर करेगी, ए लिमिटेड जो है अपने सारे के सारे एसेट जो है बी लिमिटेड को ट्रांसफर करेगी। तो बी लिमिट के हाथ में जो कैपिटल एसेट आ रहे हैं, बी लिमिट के हाथ में जो कैपिटल एसेट आ रहे हैं, तो बी लिमिट को जो है 56(2)(10) के अंदर बेसिकली टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज समझना, अब एक और चीज समझना, मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर किसी ट्रस्ट से जो है किसी पर्सन को क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो पर्सन के हाथ में 56(2)(10) नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी ट्रस्ट से गिफ्ट मिला है, किसको, स्पेसिफाइड पर्सन को, रिफर टू इन 13(3). अच्छा, ये स्पेसिफाइड पर्सन रिफर टू इन 13(3) क्या होता है, जब मैं आपको टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट कराऊंगा वहां पर जो डेफिनेशन दे रखी है। तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन को ट्रस्ट से क्या मिलता है, ट्रस्ट से कोई गिफ्ट मिलता है, तो बेसिकली स्पेसिफाइड पर्सन के हाथ में 56(2)(10) लगेगा, उसको जो है रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। तो रिलैक्सेशन नॉट अवेलेबल एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, 56(2)(10) अप्लाई होगा। अब एक और चीज समझो, किसी इंडिविजुअल को मिलता है किसी पर्सन से फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19। तो लोगों ने कहा कि भाई किसी इंडिविजुअल को किसी पर्सन से क्या मिला है, गिफ्ट मिला है, ठीक है ना। अच्छा, किसके लिए मिला है, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19। तो इंडिविजुअल के हाथ में जो है 56(2)(10) हम नहीं लगाएंगे। कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल हैज टू कीप कोविड-19 रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट डन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा कोविड-19 रिपोर्ट एंड जो भी आपने ट्रीटमेंट कराया है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो जो भी आपने ट्रीटमेंट कराया है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कोविड पॉजिटिव, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। जितना भी पैसा आपको करंट ईयर में मिला है, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर टू बी सबमिटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जितना भी पैसा आपको जो है क्या मिला है, गिफ्ट में मिला है, ठीक है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सरकार को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कब तक डिस्क्लोज करना है, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, किसी फैमिली मेंबर को मिला है तो बाय फैमिली मेंबर ऑफ अ डिसीज पर्सन, ठीक है ना, फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द डिसीज पर्सन। तो रोहन का एक एम्प्लॉय था, रोहन के एम्प्लॉय की क्या हुई, कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई। तो मैंने क्या करा, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने क्या करा, उसको जो है गिफ्ट दे दिया। तो सरकार ने कहा कि भाई डिसीज पर्सन के फैमिली मेंबर को गिफ्ट मिला है। अब सीधी सी बात है, वो तो मर गया, तो रोहन जो है उसको गिफ्ट नहीं दे सकता ना, तो उसके फैमिली मेंबर को रोहन ने क्या करा, गिफ्ट दिया। तो किसी फैमिली मेंबर ने क्या करा है, एम्प्लॉयर से पैसा रिसीव करा है, ठीक है ना। तो बाय अ फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज पर्सन फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द डिसीज्ड। अच्छा, तो जो एम्प्लॉयर ने क्या करा है, जितना भी पैसा दिया है फैमिली मेंबर के हाथ में जो है बेसिकली वो एग्जाम्प्ट है, 56(2)(10) में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन से मिला है तो अप टू 10 लाख तक है, तो क्या कर दिया जाएगा, उस पर जो है आपको 56(2)(10) में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या है कि भाई आपकी जो डेथ है कोविड-19 की वजह से हुई थी। अच्छा, जो पेमेंट एम्प्लॉयर ने या फिर किसी दूसरे पर्सन ने दिया है वो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ दिया है। अच्छा, आपकी डेथ हुई है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कोविड पॉजिटिव, ठीक है, एंड फैमिली हैज टू कीप कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो आपको जो है दोनों चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड अगेन वही बात, जो भी आपको पैसा मिला है उसकी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो है आपको डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर गिफ्ट किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से रिसीव करा है तो वो जो है सैलरी एड के अंदर क्या करा जाएगा, टैक्सेबल करा जाएगा। तो अगर किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से गिफ्ट लिया है तो बेसिकली एम्प्लॉय के हाथ में वो सैलरी एड में टैक्सेबल होगा। अब एक और चीज समझना, अब देखो एक और चीज समझाते हैं आपको कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी आपको करंट में गिफ्ट मिली थी, ठीक है ना, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपको करंट में गिफ्ट मिली थी जिसपे आपने क्या करा है, 56(2)(10) में टैक्स पे करा है, इस प्रॉपर्टी को अगर आप फ्यूचर में बेचते हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, भाई फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एसडीवी, जो आपने क्या करी थी, जो आपने जो है कंसिडर करी थी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर 56(2)(10। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में अपन इग्नोर करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर एंड प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या मतलब है, समझो, एग्जांपल समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। भाई ये रोहन है, ठीक है ना, और ये राहुल है। रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है राहुल को करंट ईयर में एक प्रॉपर्टी दी, मतलब लैंड थी, वो क्या करी, गिफ्ट कर दी। इसकी एसडीवी कितनी थी, इसकी एसडीवी थी 1 करोड़ रुपीज। अब मुझे जो है आप एक चीज बताओ,
कि रोहन ने क्या करा, रोहन ने जब अपना कैपिटल एसेट क्या करा, राहुल को गिफ्ट करा, तो रोहन के हाथ में कैप गेन्स लगेंगे क्या? रोहन के हाथ में कैप गेन्स नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि अपन कैप गेन्स वाले चैप्टर में जाके समझेंगे कि भाई अगर कोई पर्सन क्या करता है, अपने कैपिटल एसेट को गिफ्ट दे देता है, ट्रांसफर कर देता है फ्री में, तो उस केस में जो है कैप गेन्स देने की जरूरत नहीं है। अब राहुल के पास क्या आ गया, राहुल के पास जो है लैंड आ गया। अब सीधी सी बात है कि राहुल क्या करेगा, राहुल जो है 1 करोड़ पे, राहुल जो है क्या करेगा 1 करोड़ पे 56/10 में 56/10 पे क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब सुनो, जब राहुल क्या करता है, इस लैंड को फर्दर बेचता है, लेट अस सपोज राहुल ने क्या करा, इस लैंड को जो है 10 करोड़ पे बेच दिया, 10 करोड़ पे बेच दिया, तो राहुल के हाथ में क्या निकलेंगे, राहुल के हाथ में कैप गेन्स निकलेंगे। तो सेल कंसिडरेशन क्या हो गई, सेल कंसिडरेशन हो गई 10 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा, तो राहुल ये बोलेगा कि भाई देखो ये लैंड जो है भले मैंने फ्री में लिया था, ये लैंड जो है मैंने क्या करा था, भले फ्री में लिया था, भले गिफ्ट में लिया था, लेकिन 1 करोड़ पे तो मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ, 1 करोड़ पे तो मैं क्या कर चुका हूँ, ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ। तो वो क्या करेगा, 1 करोड़ को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है बोले तो 9 करोड़ पे क्या करेगा, कैप गेन्स देगा। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर 56% राहुल के हाथ में नहीं लगता, अगर 56% राहुल के हाथ में नहीं लगता, फॉर एग्जांपल रोहन राहुल क्या है, रिलेटिव है, तो रोहन क्या है, रोहन बेसिकली फादर है, ठीक है ना, और राहुल क्या है, सन है। तो मैंने आपको बताया था भाई अगर कोई फादर क्या करता है अपने सन को, मतलब रिलेटिव, अगर आपको जो है क्या मिला है, रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, तो उस केस में रोहन के हाथ में 56/10 नहीं लगता, 56/10 नहीं लगता। इसका मतलब क्या है कि भाई अपन ये एचडी को कंसिडर नहीं करेंगे, अपन जो ये एचडी को कंसिडर नहीं करेंगे। अब जब ये सन क्या करेगा, इस लैंड को फ्यूचर में बेचेगा, तो सेल कंसिडरेशन क्या लेगा, 10 करोड़ जितने में बेचा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेगा प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। तो बेसिकली रोहन ने कितने पे खरीदा था, वो मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब रेसिपिएंट क्या करता है 56/10 के अंदर टैक्स पे कर देता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेचता है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेगा फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एचडीवी, जो अपने क्या करी थी, निकाली थी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन ऑफ 56/10। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया, मैंने आपको जो है लॉजिकली समझा दिया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ओके अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर आपने क्या करा है, रिलेटिव से गिफ्ट लिया है, तो उस केस में जो है रेसिपिएंट के हाथ में 56/10 नहीं लगता। रिलेटिव का क्या मतलब है, देखो ये रहा, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, भाई आप क्या हो, ये इंडिविजुअल है, तो बेसिकली इंडिविजुअल की वाइफ, इंडिविजुअल की धर्म पत्नी, देखो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस क्या है, रिलेटिव है, स्पाउस क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। अच्छा, लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या है कि भाई ये इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल का लीनियन असेंडेंट एंड डिसेंडेंट का मतलब क्या है कि भाई पेरेंट्स, इधर मैं लिखता हूँ फादर मदर, अच्छा, और इधर मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ सन डॉटर। तो लीनियन असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, लीनियन असेंडेंट एंड डिसेंडेंट क्या होंगे, बेसिकली आपके जो है रिलेटिव होंगे। तो रोहन का जो फादर है वो उसका रिलेटिव है, रोहन का जो सन है उसका रिलेटिव है, रोहन का जो डॉटर है वो उसका क्या है, रिलेटिव है। इसी तरह से ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, तो इस इंडिविजुअल का क्या है, इस इंडिविजुअल का कोई ब्रदर एंड सिस्टर है, तो वो भी क्या माना जाएगा, रिलेटिव माना जाएगा। फिर देखो क्या रखा है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो बेसिकली मेरी जो स्पाउस है उसका ब्रदर एंड सिस्टर, मेरी जो वाइफ है, मेरी जो बाबू सोना है, जादू टोना है, उसका जो है ब्रदर सिस्टर। आगे देखो क्या रखा है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसने क्या कहा कि जो रोहन है उसके जो पेरेंट्स है उनका ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब फादर का ब्रदर एंड सिस्टर एंड मदर का ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है ना, फादर का ब्रदर एंड सिस्टर एंड मदर का ब्रदर एंड सिस्टर। अच्छा, एक और चीज देखो क्या रखा है, लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, इसने इसका मतलब क्या है कि भाई मेरी जो बाबू सोना है, जादू टोना है, मेरी जो बाबू सोना है, जादू टोना है, बोले तो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के क्या होंगे, मेरी वाइफ के जो है फादर मदर होंगे। अच्छा, मेरी वाइफ के क्या होंगे, फादर मदर होंगे, तो वो भी मेरा क्या होगा, रिलेटिव होगा। तो इन लोगों ने क्या कहा, लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो मेरी जो स्पाउस है, उसके जो फादर मदर है वो भी मेरे क्या होंगे, रिलेटिव होंगे। अच्छा, मेरी स्पाउस के डिसेंडेंट क्या होंगे, मेरी स्पाउस के डिसेंडेंट भी मेरे रिलेटिव होंगे। अब सीधी सी बात है यार, अगर मैंने जो है बच्चे करे हैं, तो मेरी वाइफ के साथ ही मिलकर करे होंगे, मैंने जो बच्चे करे हैं वो वाइफ के साथ ही मिलकर करे होंगे। तो मेरी जो वाइफ है, मेरी जो वाइफ के क्या है, मेरी जो वाइफ के सन एंड डॉटर है वो भी मेरे क्या है, रिलेटिव है, वो तो वैसे भी मेरे रिलेटिव होने ही है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, भाई मेरे पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडेड है, मेरे पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, लेकिन मेरी जो बाबू चुना है, जादू टूना है, मेरी जो वाइफ है, मेरी वाइफ के पेरेंट्स एंड मेरे वाइफ के जो पेरेंट्स हैं वो तो इंक्लूडेड है, लेकिन उनके ब्रदर एंड सिस्टर हमने इंक्लूड नहीं करा रिलेटिव की डेफिनेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो गई अपनी इसकी डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, स्पाउसेज ऑफ द पर्सन, एनी ऑफ द स्पाउसेज ऑफ द पर्सन रिफर टू, मतलब अपन ने जो है इन सब की जो बात करी ना, हमने जो है इन सब की बात करी, इन सब की स्पाउसेज भी क्या होगी, मेरी रिलेटिव होगी। एचओएफ के केस में एनी मेंबर, तो बेसिकली एचओएफ का जो भी मेंबर है, एचओ को क्या माना जाएगा, रिलेटिव माना जाएगा। डन है। अब एक और चीज समझो, 56/10 जो है अगेन अप्लाई नहीं होता कुछ फॉलोइंग केसेस में। तो सीबीडीटी ने क्या करा, रूल लेके आई 11 यूएसी टू नोटिफाई दैट 56/10 वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग केसेस। देखो क्या रखा है, रेसिडेंट ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन एनसीआर ऑफ दिल्ली रिसीव्स इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ ऑन द रेगुलराइजेशन ऑफ द अनऑथराइज्ड कॉलोनी। तो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रेसिडेंट थे, ठीक है ना, दिल्ली एनसीआर के, उनको क्या मिल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ ऑन द रेगुलराइजेशन ऑफ द अनऑथराइज्ड कॉलोनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई दिल्ली एनसीआर में जो भी आपके क्या थे, घर थे,
वो क्या थे, अनऑथराइज थे, वो थे अनऑथराइज थे। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने जो है आपसे बेसिकली ये जो है बिल्डिंग ले ली और सरकार ने क्या करा, ऑथराइज करके बिल्डिंग आपको वापस दे दी। तो बेसिकली रेसिपिएंट को क्या मिला है, रेसिपिएंट को जो है, रेसिपिएंट को अनऑथराइज बिल्डिंग के बदले में क्या मिला है, अनऑथराइज बिल्डिंग के बदले में ऑथराइज बिल्डिंग मिली है, ठीक है ना। तो उस केस में जो है रेसिपिएंट के हाथ में क्या नहीं लगेगा, 56:10 नहीं लगेगा। आगे देखो क्या रखा है, एसबीआई या फिर अदर इन्वेस्टर लाइक झुनझुनवाला विलिंग टू टेक ओवर येस बैंक गेट्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द येस बैंक एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस अंडर द येस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो बेसिकली कोई बैंक जो है क्या हो रही थी, रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में उस बैंक के जो शेयर्स हैं, उस बैंक के शेयर्स हैं किसी पर्सन को लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू पर अलॉट करे गए हैं, तो उस केस में जो है बेसिकली रेसिपिएंट के हाथ में 56:10 नहीं लगेगा। तो बेसिकली बहुत सारी बैंक क्या कर देती है, फ्रॉड कर देती है। बहुत सारी बैंक क्या करती है, फ्रॉड वॉड कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बेसिकली उसको हमको क्या करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अब रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा लाना जरूरी है। तो बेसिकली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है इन बैंक में क्या करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे जो है क्या करते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं एंड पैसा डाल देते हैं कहां पर, बैंक में, ताकि बैंक जो है रिवाइव हो जाए। इसी तरह से एनी पर्सन गेट्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम सीजी और एसजी अंडर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आपको क्या मिला है, आपको जो है बेसिकली अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मिला है उस कंपनी का, उस केस में जो है 56:10 नहीं लगेगा इस पर्सन के हाथ में। इसी तरह से एनसीएलटी has suspended the board of directors of unlisted company and appointed new directors nominated by the central government। एनसीएलटी ने क्या करा, किसी अनलिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड करा और न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट करे। एंड जो शेयरहोल्डर्स हैं उनको प्रमोटर्स के शेयर फ्री में मिल गए, उनको जो है प्रमोटर्स के शेयर क्या मिल गए, फ्री में मिल गए, पर्सन टू द रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी। तो बेसिकली शेयरहोल्डर के हाथ में जो है टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो क्या रखा है, शेयरहोल्डर माइट गेट द शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू। अगेन डन। तो ये अपना सेक्शन पूरा हो गया 56:10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट। अब एक और चीज समझो भाई, अगर एमपी और एमएलए की सैलरी इनकम है वो कहां पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। अच्छा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे जो आपको इनकम हो रही है वो कहां पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। फिर देखो आगे किधर रखा है, कंपेंसेशन या अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। कंपेंसेशन या फिर अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी कहां पे टैक्सेबल होगा, वो जो है बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करा जाएगा। अच्छा, हाउएवर इफ इट इज रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर देन वो कहां होगा टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल होगा। क्या मतलब है समझना भाई, देखो मैं ये वाला प्रोविजन क्यों आया समझ आता हूं मैं आपको। अच्छा, आप कह रहे हो कि भाई अगर आपके एम्प्लॉयर से मिला है, आपके जो एम्प्लॉयर से पैसा मिला है वो कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखो रोहन जो है सीए बना मई 24 में, रोहन जो है क्या बना, सीए बना मई 24 में, AIR 5 लेके आया। एक कंपनी थी रिलायंस लिमिटेड, ठीक है ना। रिलायंस लिमिटेड पे जो है रोहन ने क्या करा, इंटरव्यू दिया। रिलायंस लिमिटेड ने कहा कि भाई हम आपको क्या करते हैं, हम आपको जो है हायर करना चाहते हैं, हम आपको जो है 1 करोड़ रुपीज सैलरी देंगे, पूरे साल की जो है क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपीज की सैलरी देंगे। अच्छा, रिलायंस ने कहा कि भाई 3 महीने बाद से ज्वाइनिंग है, आप जो है क्या करना, 3 महीने बाद से ज्वाइन करना, आप क्या करना, 3 महीने बाद से ज्वाइन करना। अच्छा, रोहन को जो है मीन वाइल HUL से ऑफर आया कितने का, 70 लाख का, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत अलग अलग कंपनी से अलग अलग ऑफर आए, लेकिन रोहन ने क्या करा, सबको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रोहन को पता है जो रिलायंस क्या करेगी, 2 महीने बाद रोहन को जो क्या करेगी, इंप्लॉयमेंट में रख लेगी और रोहन की जो सैलरी होगी वो 1 करोड़ रुपीज पर मंथ होगी। अच्छा, 1 करोड़ रुपीज पर ईयर होगी, ठीक है ना। हमें बात बड़े ध्यान समझना, 2 महीने बीत चुके हैं, रोहन पहुंचा रिलायंस के पास और रिलायंस को बोला कि भाई आपने कहा था कि भाई मुझे आप क्या करोगे, इंप्लॉय करोगे। अच्छा, मैं आ चुका हूं। रिलायंस बोलती है आप कौन हो, हम अभी आपको जो है नहीं पहचानते। रोहन परेशान हो गया, कैसे परेशान हो गया भाई, रोहन के पास जो है ये रिलायंस की जॉब भी नहीं लगी। रोहन ने जो है अदर कंपनी से जो ऑफर आए थे, रोहन ने जो क्या करा था, अदर कंपनी से जो ऑफर आए थे वो भी रिजेक्ट कर दिए। अब रोहन क्या रह गया, अनएम्प्लॉयड रह गया। तो रोहन जो है कोर्ट के पास पहुंचा, और कोर्ट के पास जो है उसने क्या करा, ये वाली चीज को क्या करा, डिस्प्ले करा कि भाई देखो रिलायंस ने क्या करा है, रिलायंस ने मेरे साथ धोखा करा है। रिलायंस ने मेरे साथ एग्रीमेंट करा था कि 2 महीने बाद वो क्या करेगा, मुझे अपॉइंट करेगा, लेकिन आप अपॉइंट नहीं कर रहा। तो सरकार ने बोला, जो अपना कोर्ट है उसने रिलायंस को बोला कि देखो आपने गलत करा है, आप क्या करो, रोहन को कंपनसेशन दो। तो रिलायंस ने क्या करा, रिलायंस ने जो है 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया, फॉर एग्जाम्पल किसको, रोहन को। तो सरकार कहती है कि भाई जो ये कंपनसेशन आपको मिलता है ये कहां पे टैक्सेबल होगा, ये जो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करा जाएगा। अच्छा, सैलरी में क्यों नहीं टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो रिलायंस से मुझे पैसा मिला है वो एज अ एम्प्लॉय थोड़ी मिला है, जो रिलायंस से मुझे पैसा मिला है एज अ एम्प्लॉय नहीं मिला है ना। देयरफॉर अगर एम्प्लॉय के थ्रू मिलता तो बेसिकली वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होता, लेकिन एज अ एम्प्लॉय नहीं मिला है मुझे, तो बेसिकली जो भी पैसा मिला है वो कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करा जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ सकते हैं। ओके। हम्म, चलो आपको आगे ले चलते हैं थोड़ा। जो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होती है, इनकम होती है, उसमें से कौन कौन से खर्चे आपको अलाउ करे जाएंगे, आ जाओ। अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है, या फिर इनकम ऑन द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, या फिर इनकम ऑन द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी है,
तो जो भी आपकी डिविडेंड की इनकम है या फिर इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है या फिर इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी है, इस इनकम में से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलाउ करा जाएगा, एंड वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। तो ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंस अप टू 20% ऑफ सच इनकम अलाउ। तो इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलाउ करा जाएगा, एंड वो भी कितना करा जाएगा, मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम, मतलब मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड या फिर मैक्सिमम 20% ऑफ द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। डन है। अच्छा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई का मतलब होता है यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो 20% का रेस्ट्रिक्शन है किसके लिए एप्लीकेबल है, ये 20% का रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है कि भाई यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पे जो आपको इनकम हो रही है वहाँ पर 20% का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने आपको जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि भाई अगर आपको फॉर एग्जांपल डिविडेंड की इनकम होती है तो डिविडेंड की इनकम में से सिर्फ आपको एक ही डायरेक्शन दिया जाएगा और वो डायरेक्शन है इंटरेस्ट एक्सपेंस का, एंड वो भी जो है मैक्सिमम 20% का मिलेगा आपको। अच्छा, अगर आपने क्या करा है, सिक्योरिटीज में कोई इंटरेस्ट कमाया है तो जो भी आपने खर्चा करा है टू अर्न सच इनकम वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से वेयर इनकम इज फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, आपने क्या करा है करंट में कोई प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर को क्या करा था, किराए पे दे दिया था। अच्छा, उसकी जो इनकम है अगर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या हो रही है, टैक्सेबल हो रही है, तो जो भी आपने क्या करा है प्लांट एंड मशीनरी पे रिपेयर्स का खर्चा करा है या फिर इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन का खर्चा करा है, वो भी आपको जो है क्या कर दिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम कैलकुलेट करते समय अलाउ कर दिया जाएगा। बात समझ में आई आपको। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको जो है फैमिली पेंशन की इनकम हुई है, अगर आपको जो है फैमिली पेंशन की इनकम हुई है तो मैक्सिमम डायरेक्शन कितना मिलेगा भाई, 1/3 ऑफ सच इनकम और 15,000 विचएवर इज लेस। लेकिन अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट ये आया कि भाई अगर आपने 115 बीएससी ले रखा है तो ये 50,000 की लिमिट, ये जो 15,000 की लिमिट है ये जो 15,000 की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। तो इन केस ऑफ 115 बीएससी 15,000 लिमिट इंक्रीज टू 25,000। ठीक है ना, बात समझ आ गई। मैंने आपको एक और चीज बता दी कि भाई करंट ईयर में अगर आपने क्या करा है प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर को जो है किराए पे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर को आपने किराए पे दिया तो सीधी सी बात है इनकम का टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी अगर आप जो है किराए पे देने का बिजनेस नहीं कर रहे हो तो बेसिकली जो भी आपने क्या करा है इस प्लांट एंड मशीन पे रिपेयर्स का खर्चा कराया है, इस प्लांट एंड मशीन का इंश्योरेंस लिया है या फिर इस प्लांट एंड मशीन पे जो भी आपका डेप्रिसिएशन बनता है वो आपको जो है अलाउ कर दिया जाएगा। तो मोटा मोटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम टैक्सेबल कैसे होगी भाई, जो भी आपकी इनकम हुई है लेस जो भी आपने खर्चा करा है, जो भी आपने क्या करा है खर्चा करा है, बैलेंस जो नेट इनकम है वो टैक्सेबल करी जाएगी। लेकिन मैंने कुछ एक्सेप्शन बता दिए भाई, जैसे डिविडेंड की इनकम होती है, डिविडेंड की इनकम में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलाउ करा जाएगा एंड वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। इसी तरह से जो आपकी फैमिली पेंशन की इनकम होती है इसमें मैक्सिमम डायरेक्शन कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ सच इनकम और 15,000 विचएवर इज लेस का। लेकिन ये 15,000 की लिमिट अपने कितनी कर दी है, 25,000 कर दी है। फैमिली पेंशन का क्या मतलब है, फैमिली पेंशन का मतलब है मंथली अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर बाय द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉई इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। सो फैमिली पेंशन का मतलब क्या है, मंथली अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर बाय द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉई इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉई। डन। अच्छा, फैमिली पेंशन कब टैक्सेबल नहीं होती, पढ़ो। फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो, विडो मतलब विधवा, फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो या चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हायर्स, ठीक है ना, ऑफ आर्मी मेंबर इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ यूनियन जहां पर डेथ ऑफ सच मेंबर हैज अकर्ड इन द पोस्ट ड्यूटी। ठीक है ना, तो बेसिकली आपने क्या करा था, आप जो है आर्मी में काम करते थे, जंग में जो है आप शहीद हो गए, जंग में जो है आपको क्या हो गए, शहीद हो गए, तो जो भी आपके घर वालों को क्या मिल रही है, फैमिली पेंशन मिल रही है, उस पर जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर family pension received by any family member of the individual who has been in the service of central government या state government and has been awarded परमवीर चक्र या वीर चक्र या फिर अदर नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड्स वो would be exempt। तो अगर आपको जो है परमवीर चक्र मिला है या फिर वीर चक्र मिला है, ठीक है ना, अगर आपको परमवीर चक्र मिला है एंड वीर चक्र मिला है एंड आपको जो है बेसिकली आपकी फैमिली को क्या मिल रही है, फैमिली पेंशन मिल रही है, तो फैमिली के हाथ में जो है वो फैमिली पेंशन टैक्सेबल नहीं करी जाएगी। इसके अलावा इन लोगों ने कहा कि भाई एनी अदर एक्सपेंडिचर, कैपिटल खर्चा नहीं होना चाहिए, एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग सच इनकम। तो इसने कहा कि बाकी सारे खर्चे आपको जो है पॉइंट नंबर 6 में अलाउ कर दिए जाएंगे। मतलब मोटा मोटा आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपकी आईएफओएस की इनकम है, इसमें से जो भी आपने खर्चे करें वो लेस कर देना, जो भी नेट इनकम आएगी उसको क्या करना है, आपको टैक्सेबल करना है। लेकिन मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बता दिए, मैंने जो है आपको एक्सपेंसेस में कुछ एक्सेप्शन बता दिए, जैसे ये पॉइंट नंबर 1 है, इस तरह से ये पॉइंट नंबर 5 है कि भाई जैसे डिविडेंड की इनकम में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सपेंस मिलेगा एंड वो भी मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। अच्छा, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई अगर आपको जो है क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन मिला है या फिर इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपेंसेशन मिला है, तो बेसिकली जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें से फ्लैट 50% आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है कोई भी और दूसरा डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, करंट में अगर आपने क्या करा है, एम्प्लॉय से कुछ कंट्रीब्यूशन रिसीव करा है, ठीक है ना, तो आपको अगले महीने की ड्यूटी तक जमा कराना है। तो जो भी आपने कंट्रीब्यूशन रिसीव करा है सबसे पहले आपकी इनकम बन जाएगी एंड अगर आप क्या करते हो, अगले महीने की ड्यूटी तक जमा करा देते हो तो उतनी ही अमाउंट को आपको क्या मिल जाएगा, उतनी अमाउंट को आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपकी इनकम बना ली, फिर देखो क्या रखा है, डिडक्शन अलाउड टू द एक्सटेंट कंट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट। यही सेम चीज अपन ने पीजीपी चैप्टर में भी देखी थी। अब देखो आगे क्या रखा है, कौन कौन से खर्चे आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। भाई अगर आपके कोई पर्सनल खर्चे हैं वो आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे, किसी खर्चे पे आपने टीडीएस नहीं काटा,
टीसी भरसे पे आपने जो है टीडीएस नहीं काटा, तो जैसा मैंने आपको पीजी में पढ़ाया था वैसे ही उधर होगा कि भाई 30% खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा अगर आपने जो है पेमेंट कराया रेसिडेंट को विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, एंड अगर आपने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कराया तो बेसिकली 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने टीडीएस नहीं काटा। इसी तरह से अपना 40A3 जैसे मैंने आपको पीजीपी में 40A3 पढ़ाया था कि भाई अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है कैश में 10,000 से ज्यादा का क्या कर दिया पेमेंट कर दिया है इन अ पर्सन टू अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर डे, तो उस केस में वो खर्चा क्या होता है डिसअलाउ होता है। तो लोगों ने वही चीज कही कि भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी सेम चीज अप्लाई होगी। अब एक और चीज देखो क्या दे रखा है इनकम जो है चार्जेबल अंडर आईएफएस ओनली इफ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीपी। तो बेसिकली अगर आपको जो है सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगर अपन ये देखेंगे कि भाई अगर आपकी सिक्योरिटीज क्या है एसआईटी है तो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी पीजीपी में, अदरवाइज आईएफएस में। इसी तरह से अगर आपने क्या करा है करंट ईयर में कोई प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर को क्या दिया है किराए पे दिया है, तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर आपका बिजनेस ही किराए पे देना था तो इनकम टैक्सेबल होगी पीजीपी में, अदरवाइज आईएफएस में। तो इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर मशीनरी प्लांट या फर्नीचर। इसी तरह से अगर आपने करंट में कोई बिल्डिंग को क्या दिया है किराए पे दिया है, सो लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा इनकम फ्रॉम सच लेटिंग। तो मोटा मोटा ये सारी इनकम अगर पीजीपी में टैक्सेबल नहीं हो रही है तो कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। भाई कहीं तो टैक्सेबल होगी ना, 5 हेड पढ़ रखे हैं सैलरी, हाउस वटी, कैप गेन्स, ठीक है ना, कैप गेन्स, पीजीपी और अपना आईएफएस। तो बेसिकली सैलरी तो है नहीं, हाउस वटी है नहीं, ठीक है ना, भाई आपने मशीनरी किराए पे दी तो आपके हाउस वटी की इनकम थोड़ी है, कैप गेन्स है नहीं, ठीक है ना। तो हमने कहा या तो पीजीपी बनेगी या हाउस वटी ये आईएफएस बनेगी। तो अगर पीजीपी नहीं बन रही तो आईएफएस बन जाएगी, डन। इसी तरह से सम रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड या एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर पीजीपी में टैक्सेबल हो रहा है तो पीजीपी में अपन क्या करेंगे टैक्सेबल करेंगे, अगर पीजीपी में टैक्सेबल नहीं हो रहा था तो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, आईएफएस में टैक्सेबल होगा। यदि बात आपको समझ में आई। अच्छा देखो क्या दे रखा है, फॉलोइंग इंटरेस्ट शैल बी एग्जेम्प्ट। ध्यान रखना ये वाली जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है ये एग्जेम्प्ट है। भाई अगर आपको गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिला है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपका एग्जाम कर दिया जाएगा, वो जो है आपका एग्जाम करा जाएगा कितना भाई 3500 तक एग्जाम करा जाएगा। तो 3500 इन केस ऑफ इंडिविजुअल, और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो 7000 तक आपको एग्जाम कर दिया जाएगा। तो करंट में फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से आपको जो है 10,000 का इंटरेस्ट मिला है तो 3500 क्या होगा, 3500 आपका एग्जाम हो जाएगा, बाकी बैलेंस 6500 पे आपको क्या करना है टैक्स पे करना है, इजी डन। अब जो है आपको एक और प्रोविजन समझाते हैं, आ जाओ एक और इंटरेस्टिंग प्रोविजन समझते हैं। देखो ये रहा, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई पैसा मिला है इंक्लूडिंग बोनस, तो सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज नॉट एग्जाम्प्ट अंडर 1010D, ठीक है ना। तो अगर आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई पैसा मिला है, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे अगर आपको कोई पैसा मिला है इंक्लूडिंग बोनस तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या करा जाएगा, टैक्सेबल करा जाएगा। अच्छा टैक्सेबल कब होगा, जब सेक्शन 1010D में एग्जाम नहीं है। अगर सेक्शन 1010D में एग्जाम है तो बेसिकली टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा 1010D क्या बोलता है, देखो इन लोगों ने कहा कि भाई सेक्शन 1010D क्या बोलता है, सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन 1010D की कुछ कंडीशंस दे रखी है। देखो अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी थी ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2003, तो उस केस में जो भी आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी उसमें जो भी आपको पैसा मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। अगर आपने पॉलिसी ली थी बिटवीन 1 अप्रैल 2003 एंड 31 मार्च 2012, तो उस केस में जो भी आपको पैसा मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन एक कंडीशन है, आपको जो है एग्जाम्पशन नहीं दिया जाएगा अगर प्रीमियम पेएबल फॉर एनी ऑफ द ईयर्स, ठीक है ना, एग्जिट करता है 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। तो अगर आप जो है बेसिकली ये वाली कंडीशन में फॉल कर जाते हो तो आपको जो है एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, मैच्योरिटी में जो भी पैसा मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल करा जाएगा। अच्छा टैक्सेबल कैसे होगा, देखो टैक्सेबल कैसे होगा, तो आपको ये देखना है कि मैच्योरिटी में आपको कितना पैसा मिला है माइनस आपने आज तक कितना प्रीमियम पे कर दिया था। सीधी सी बात ये है कि भाई अगर मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 10 ईयर्स की, ठीक है ना, और मैंने हर साल क्या करा है, हर साल जो मैंने 1 लाख रुपीज का प्रीमियम पे करा है, तो बेसिकली मैंने 10 ईयर्स में कितना पेमेंट करा होगा, 10 ईयर्स में 10 लाख का पेमेंट करा होगा। अच्छा मुझे 10 ईयर्स की मैच्योरिटी पे, मतलब मुझे जो है मैच्योरिटी पे कितना मिला, मैच्योरिटी पे जो है 50 लाख मिला, तो मेरी इनकम कितनी हुई, मेरी इनकम होगी 50 लाख माइनस 10 लाख, मेरी इनकम कितनी होगी 50 लाख माइनस 10 लाख, मतलब 40 लाख पे मुझे क्या करना है, 40 लाख पे मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स पे करना है। लॉजिकल डन। तो वही चीज लोगों ने क्या रखी है कि भाई टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, भाई आपको कितना पैसा मिला है माइनस कितना आपने प्रीमियम पे करा है पूरे साल में, मतलब पूरा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, तो एग्रीगेट प्रीमियम पे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, डन। अच्छा अगर आपने पॉलिसी ले रखी है ऑन और आफ्टर, अगर आपने पॉलिसी ले रखी है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 बट बिफोर 1 अप्रैल 2013, तो उस केस में जो भी आपको पैसा मिलेगा एग्जाम्प्ट है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन इन लोगों ने कर दी कि भाई ये जो 20% की लिमिट है इसको क्या कर दिया और रिड्यूस कर दिया 10% पे। तो अगर आपका प्रीमियम फॉर एनी ऑफ द ईयर्स एग्जिट करता है 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, तो उस केस में क्या होगा, एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा, उस केस में जो है आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा एक और चीज देखना इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जो है बेसिकली एक और चीज कही कि भाई अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है ऑन और आफ्टर, अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है ये वाला प्रोविजन तो इंटैक्ट है, लेकिन अगर आप क्या हो, अगर आप जो है डिसेबल्ड पर्सन हो, तो देखो क्या देखा है, इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी, ठीक है ना, और अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसीज और एलिमेंट, तो ये जो सेक्शन 80U है 80DD भी है, ये अपन चैप्टर 6 वाले चैप्टर में करेंगे, चैप्टर 6 से डायरेक्शंस वाले चैप्टर में करेंगे।
तो अगर आप जो है क्या हो डिसेबल्ड पर्सन हो तो उस केस में जो है क्या होगा, उस केस में ये जो 10% की लिमिट है ये कितनी कर दी इन लोगों ने, 15% कर दी। तो ये जो 10% की लिमिट है उसको क्या करा, 10% की लिमिट को जो है इन लोगों ने 15% कर दिया। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो भी आपको पैसा मिला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आपने प्रीमियम जो पे करा है, अगर आपने जो प्रीमियम पे करा है वो एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड के 15% से ज्यादा है तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 बट बिफोर 1 अप्रैल 2013 तो उस केस में आपका जो है बेसिकली आपको जो भी पैसा मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर आपको जो प्रीमियम पेबल है फॉर एनी ऑफ द ईयर्स, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10 साल की है, 10 साल में से किसी भी साल का प्रीमियम अगर 10% से एग्जिट कर जाता है ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड तो उस केस में आपको जो है एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, मतलब मैच्योरिटी में जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 तो उस केस में बस इन लोगों ने क्या करा, डिसेबल पर्सन के लिए ये 10% की लिमिट को कितना कर दिया, 15% कर दिया। इसके अलावा बाकी सारे पर्सन की लिमिट कितनी है, 10% ही है। आगे देखो क्या रखा है, आगे इन लोगों ने बता रखा है कि भाई अगर आपने क्या करा है, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 नॉट 13 2023 तो रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 तो अगेन वही चीज देखो, जो भी आपको पैसा मिला है वो एग्जाम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगेन वही कंडीशन कि भाई अगर आपका प्रीमियम 10% या 15% से एग्जिट करता है, 10% या 15% से एग्जिट करता है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको जो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 10% बोले तो ये वाला और 15% बोले तो डिसेबल पर्सन वाला। ये लोगों ने जो है एक और अमेंडमेंट लाया, ये लोगों ने जो क्या करा एक और अमेंडमेंट लाया कि भाई अगर आपने जो है पॉलिसी इशू करा रही है, अगर आपने पॉलिसी इशू करा रखी है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 तो जो एक्जिस्टिंग प्रोविजन थे वो तो लगेंगे ही, इसके साथ साथ आपको जो है एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो क्या रखा है, फर्दर नो एग्जेम्पशन, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर जो आपका प्रीमियम है, अगर जो आप किसी भी साल का प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इज ग्रेटर देन 5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। तो अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आपने इशू कब कराई थी, अगर आपने इशू कराई थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 तो उस केस में जो है आपको एक और कंडीशन चेक करनी है कि भाई अगर आपको जो प्रीमियम पेबल है वो 5 लाख से एग्जिट कर रहा है किसी भी साल का तो उस केस में जो है उस पॉलिसी पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब लेटर से सपोज कि भाई आपने जो है क्या कर रखा है, आपने जो है 3-4 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आपने क्या कर रखा है 3-4 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। तो अपन इधर अज्यूम कर लेते हैं कि भाई आपने क्या कर रखा है 3 पॉलिसी ले रखी है 1 2 3, आपने जो क्या कर रखा है 3 पॉलिसी ले रखी है, इसका प्रीमियम है 1 लाख, इसका प्रीमियम है 2 लाख, इसका प्रीमियम कितना है 3 लाख है। अच्छा अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, मेरा प्रोविजन ये कहता है कि भाई अगर आपने क्या कर रखा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसका जो भी पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट है, बट आपको जो है ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि भाई किसी भी साल का प्रीमियम 10% से एग्जिट नहीं करना चाहिए ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। अपन अज्यूम करते हैं भाई तीनों जो पॉलिसी है वो क्या कर रही है, ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब मेरी एक चीज बताओ, मेरा एक और कंडीशन क्या कहता है, मेरा जो एक और कंडीशन ये कहता है कि भाई आपको एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, आपको जो एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा अगर प्रीमियम पेबल 5 लाख से ज्यादा का है फॉर एनी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको बताया कि भाई मेरी जो तीनों पॉलिसी है उसका जो हर साल का प्रीमियम कितना है 1 लाख है 2 लाख है 3 लाख है, मतलब 5 लाख तक है। मतलब बेसिकली ये वाली कंडीशन भी क्या हो रही है, ये वाली कंडीशन भी जो है बेसिकली फुलफिल हो रही है, मतलब आपको जो एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने एक और चीज कही, इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई अगर आपने एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है, अगर आपने जो है एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है तो उस केस में आपको जो है उन्हीं पॉलिसी का एग्जेम्पशन मिलेगा जिनका पॉलिसी का प्रीमियम का टोटल 5 लाख तक है। पढ़ो, अगर मोर देन 1 LIP इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एंड एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द सच पॉलिसी। तो इन लोगों ने कहा अगर आपने एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है, सबका प्रीमियम अगर एग्रीगेट करता हूं मैं वो 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप क्या कर सकते हो, इन तीन में से जो है इन तीन में से उन पॉलिसी को जो है एग्जाम क्लेम कर सकते हो जिन पॉलिसी का बेसिकली एग्रीगेट प्रीमियम जो है 5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो मुझे बताओ कि भाई आपके पास 3 पॉलिसी है, आपके पास 3 पॉलिसी है, आप जो है बेसिकली क्या करना चाहोगे, आप जो है पॉलिसी नंबर 2 एंड 3 को एग्जाम क्लेम करना चाहोगे क्योंकि 2 एंड 3 का मिला के प्रीमियम कितना है 5 लाख है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 1 वाली पॉलिसी है इस पर जो भी पैसा मिलेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। पढ़ो, अगर मोर देन 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है एंड एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर तो एग्जेम्पशन वुड बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द दोस पॉलिसी। मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई भी पॉलिसी को चूज कर सकते हो एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी जिनका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, जिनका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि भाई इसमें से जो है आप क्या कर सकते हो, कितनी भी पॉलिसी को एग्जाम क्लेम कर सकते हो, बट कंडीशन ये है जिनको भी जो है एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हो उनका जो एग्रीगेट प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो 2 एंड 3 को जो है एग्जाम क्लेम कर सकते हो क्योंकि 2 एंड 3 का मिला के कितना है 5 लाख है। आप चाहो तो 1 एंड 2 को भी क्या कर सकते हो, एग्जाम क्लेम कर सकते हो। अच्छा, मतलब बेसिकली इन दोनों का एग्रीगेट कितना है, इन दोनों का एग्रीगेट है 3 लाख, इन दोनों का एग्रीगेट है 3 लाख मतलब 5 लाख तक है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको जो है एग्जाम क्लेम कर सकते हो। क्या तीनों को मैं एग्जाम क्लेम कर सकता हूँ, तीनों को जो है आप एग्जाम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि तीनों का प्रीमियम क्या है 5 लाख से ज्यादा का है। बात समझ में आ गई? ऑल राइट। अच्छा ये लोग एक और कॉन्सेप्ट लेके आए, ये जो है एक और कॉन्सेप्ट लेके आए यूलिप का, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021। ठीक है ना। तो एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एक क्या होता है, एक होता है बेसिकली यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का भी कंपोनेंट है, इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट का भी कंपोनेंट है। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, अच्छा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई अगर आपका जो शेयर मार्केट बढ़ेगा, आपको जो शेयर मार्केट बढ़ेगा उस केस में क्या होगा, आपकी जो यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि भाई मैंने क्या करा है 10 ईयर्स का जो है लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, 10 ईयर्स का मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। मैं क्या करता हूँ, हर साल प्रीमियम पे करता हूँ, 10 ईयर बाद मतलब जब 10 साल खत्म हो जाएंगे मुझे कुछ पैसा मिलेगा। तो वो तो आता है नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक होता है यूलिप, यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या होता है कि भाई मैंने क्या करा है, यूलिप ले ली, 10 साल की यूलिप ले ली। अब मैं क्या करूंगा, हर साल प्रीमियम पे करता जाऊंगा, 10 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा। अच्छा 10 साल में जो अमाउंट मिलेगा वो कैसे डिसाइड होगा, भाई मार्केट कंडीशन में डिसाइड करा जाएगा कि जो मेरा शेयर मार्केट है, जो शेयर मार्केट है अगर बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है तो मेरी जो ये 10 ईयर्स बाद मैच्योरिटी पे जो मुझे पैसा मिलेगा वो भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, यहाँ पर तो अमाउंट फिक्स होता है कि भाई 10 ईयर्स बाद आपको इतना मिलेगा। लेकिन ये जो यूलिप होती है, ये जो यूलिप होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसा होगा कि भाई अगर 10 साल में शेयर मार्केट बहुत अच्छी तरह बढ़ गया तो मैच्योरिटी जो आपको पैसा मिलेगा वो भी ज्यादा होगा। तो यूलिप का मतलब क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट भी होता है, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट भी होता है। सरकार ने कहा वही चीज, जो भी पैसा आपको यूलिप पे मिल रहा है इधर यूलिप कर लेना, लिप को क्या करना, इधर यू भी ऐड कर देना, यू भी ऐड कर देना। तो जो भी पैसा आपको यूलिप पे मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट है, बट कंडीशन क्या है, वही 10% 15% वाली कंडीशन तो चेक करनी ही है कि भाई किसी भी साल का प्रीमियम 10% से एग्जिट नहीं करना चाहिए ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, और अगर आप एक डिसेबल पर्सन हो तो 15% से एग्जिट नहीं करना चाहिए। अच्छा इन लोगों ने एक और चीज कही, इन लोगों ने जो है एक और चीज कही कि भाई आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, आपको जो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको जो है नीचे वाला एग्जाम्पशन समझाया ना, एक्जैक्टली सेम एग्जाम्पशन है, बस इधर 5 लाख की जगह कितना है, 5 लाख की जगह इधर 2.5 लाख है। तो देखो ये रहा, 5 लाख की जगह कितना है, 2.5 लाख है। तो देखो ये रहा 2.5 लाख एंड 2.5 लाख। तो जैसे मैंने आपको नीचे समझाया, जैसे मैंने आपको नीचे समझाया एक्जैक्टली सेम चीज आपको इधर अप्लाई करनी है कि भाई अगर कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर किसी भी साल का प्रीमियम 2,50,000 से एग्जिट कर जाता है तो उस पॉलिसी पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अगर एक से ज्यादा आपने यूलिप ले रखी है, एक से ज्यादा आपने क्या कर रखी है, एक से ज्यादा बेसिकली आपने अगर यूलिप ले रखी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उन यूलिप को जो है आप एग्जाम क्लेम कर सकते हो जिनका एग्रीगेट प्रीमियम मिला के 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। अच्छा तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई अगर कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है तो एग्जाम कब होगी। अच्छा इन लोगों ने देखो क्या दे रखा है कि भाई ऑल अदर यूलिप्स वुड बी स्पेसिफाइड यूलिप व्हिच आर कैपिटल एसेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई जो भी यूलिप आपकी एग्जाम्प्ट है, जो भी यूलिप आपकी क्या है एग्जाम्प्ट है, वो क्या होगी, वो तो बेसिकली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन जो भी एग्जाम्पशन की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही है उसको हम क्या मानेंगे, उसको जो है हम कैपिटल एसेट मानेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल एसेट मानेंगे। मतलब इसकी इस यूलिप की जो इनकम है वो क्या है, कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होगी, क्या होगी, कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होगी। तो जब मैं आपको जो है कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं जो है आपको यूलिप वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, वहां पर जो है यूलिप वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। तो देखो जब हम क्वेश्चन का ये वाला टॉपिक कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी आपको पैसा मिलेगा वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लेकिन मैं इधर बता दिया था आपको यूलिप, इधर मैंने आपको जो है बता दिया था अदर देन यूलिप। क्या बताया था, अदर देन यूलिप। इसका मतलब क्या है कि भाई यूलिप जो है, जो यूलिप है, यूलिप पे जो भी आपको पैसा मिलेगा, यूलिप पे जो भी आपको पैसा मिलेगा एंड अगर वो यूलिप एग्जाम्पशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही है, मतलब यूलिप पे जो अमाउंट मिल रहा है वो टैक्सेबल है, तो कहां पे टैक्सेबल होगा, कैपिटल सेट के अंदर टैक्सेबल होगा। तो इस यूलिप को अपन क्या मानेंगे, इस यूलिप को जो है अपन कैपिटल एसेट मानेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है। तो सरकार ने कहा कि भाई कोई भी यूलिप अगर एग्जाम्प्ट है अच्छी बात है, एग्जाम नहीं है तो उसको कैपिटल एसेट मानना है एंड उसकी जो भी इनकम होगी कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्सेबल करी जाएगी। डन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा मैंने इधर एक और चीज बताई थी कि भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पैसा मिल रहा है आईएफएस में टैक्सेबल होगा। इधर मैंने बताया अदर देन यूलिप, क्योंकि यूलिप पे जो पैसा मिलेगा कैपिटल सेट के अंदर टैक्सेबल होगा। एंड अदर देन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अदर देन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाओ, जो ये दे रखा है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोल रहा है ये कि भाई जो आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है वो कहां पे टैक्सेबल होगा। देखो सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, वो जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा अगर वो पीजीपीएड या फिर सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो रहा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके एम्प्लॉयर ने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो एम्प्लॉयर की वो पीजीपी इनकम होगी। अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो उसकी जो है पीजीपीएड के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जो है किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो वो जो है सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अलावा किसी दूसरे पर्सन को मिल रहा है तो उस केस में जो अपन क्या करेंगे, आईएफएस में टैक्सेबल करेंगे। तो जनरली की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कहां टैक्सेबल होता है, पीजीपीएड या फिर सैलरी में। तो सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस इज चार्जेबल अंडर आईएफएस इफ सच सम इज नॉट चार्जेबल अंडर पीजीपी और सैलरी, दैट इज इफ सच सम इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर को रिसीव होता तो पीजीपीएड में हु टुक द पॉलिसी या फिर अदर देन एम्प्लॉय इन हुज नेम द पॉलिसी वाज टेकन। डन है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, आप एक बैंक हो, ठीक है ना, आपने क्या करा है, आपने जो है नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज, आपकी जो नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज है उसको आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज ऑफ द बैंक वो क्या होगा, पीजीपीएड के अंदर टैक्सेबल करा जाएगा, आईएफएस के अंदर टैक्सेबल नहीं करा जाएगा। तो बैंक जो होती है, बैंक का जनरली काम क्या होता है भाई, सीधी सी बात है कि बैंक का काम ये होता है कि लोगों से पैसा लेना, बोले तो डिपॉजिट लेना और लोन बांटना, ठीक है ना। तो बैंक क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है, लोन बांटती है। बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो बैंक क्या कर देती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है किसी सिक्योरिटीज में। अब ये जो सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला है ये बैंक की क्या है, पीजीपी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बैंक ने क्या करा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करा है, वो बिजनेस के लिए करा है, ठीक है ना।
तो इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज ऑफ बैंक क्या होगा, पीजीपी एक्ट के अंदर टैक्सेबल करा जाएगा, आईएफआरएस एक्ट के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपकी डेथ पे आपको कुछ पैसा मिल रहा है, अगर आपकी डेथ पे आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो बेसिकली वो एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्प्ट है, आपको जो है कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एनी सम रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन इज एग्जाम्प्ट, नो नीड टू चेक एनी ऑफ द कंडीशंस। तो ऊपर वाली कोई भी कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली कोई भी कंडीशन आपको जो है चेक वेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पैसा जो है डेथ पे मिल रहा है। अच्छा मैं आपको चीज बताऊं, मैं आपको जो है एक चीज बताऊं कि भाई ये वाली जो नो एग्जाम्पशन वाली जो लिमिट्स है लाई क्यों गई, समझना भाई। रोहन जो है वो क्या है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, मतलब बहुत पैसा कमाता है, मोटा मोटा पैसा कमाता है। अब सीधी सी बात है कि भाई करंट में वो क्या करना चाहेगा, करंट में जो है बेसिकली उसके पास बहुत सारा पैसा है, अगर वो क्या करता है इसको इन्वेस्ट करता है, अगर वो क्या करता है इसको इन्वेस्ट करता है, तो सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उस पर उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि एक काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मोटे अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, मतलब हर साल में क्या करूंगा, 10-10 करोड़ का प्रीमियम पे करूंगा। अच्छा इससे होगा क्या कि भाई मैं जो है फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10 साल की है, मैंने क्या करा 10-10 करोड़ जो है क्या करा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करा, 10 साल बाद जो वो मेरा कौन है इंश्योरेंस कंपनी एक मोटा अमाउंट मुझे देगी। अच्छा ओल्ड प्रोविजन क्या कहता था, ओल्ड प्रोविजन कहता था जो भी आपको पैसा मिलेगा एग्जाम्प्ट होगा। तो रोहन की बल्ले बल्ले हो गई, रोहन की क्या हुई, बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि रोहन क्या करता इस 10 करोड़ के प्रीमियम को कहीं और इन्वेस्ट करता, तो उससे जो इनकम आती वो उसके हाथ में क्या होती, टैक्सेबल होती। तो रोहन ने क्या करा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सहारा लिया, रोहन ने क्या करा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सहारा लिया और ये कहा कि भाई एक काम करता हूं, मोटा पैसा मैं क्या करता हूं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाता हूं, जब मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी में जो पैसा मिलेगा वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा ही नहीं, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होता है। सरकार ने ये चीज पकड़ ली थी, सरकार ने जो है ये चीज पकड़ ली थी, सब सरकार ने क्या करा, फिर ये कहा कि भाई अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो है बेसिकली कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि जो आपका प्रीमियम है, वो आपका जो प्रीमियम है वो 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह से फिर हमने क्या करा, 2023 में एक और कैप लगा दिया कि जो आपका एनुअल प्रीमियम है, जो आपका एनुअल प्रीमियम वो 5 लाख से भी ज्यादा नहीं हो सकता, वो जो है 5 लाख से भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो सरकार ने कहा कि भाई हमने ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो थीम निकाला था ये इसलिए निकाला था ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। आप तो क्या कर रहे हो, इसको एज अ इन्वेस्टमेंट टूल यूज करके अपनी सारी की सारी इनकम जो है एग्जाम क्लेम कर रहे हो। सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो सरकार जो है बेसिकली ये एग्जाम्पशन वाली जो कंडीशन लेके क्यों आई, क्योंकि वो चाहती थी कि भाई लोग जो है क्या करें, लोग जो है इसका फायदा उठा के अपनी मोटी इनकम को जो है एग्जाम क्लेम ना करें। तो सरकार ने कह दिया कि भाई अगर आपने क्या करा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 कोई पॉलिसी ली है तो एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, एनुअल प्रीमियम जो है 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि भाई अब जो रोहन है जो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमा रहा है, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैक्सिमम क्या कर सकता है, मैक्सिमम जो है 5 लाख रुपीज तक का क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर उसको एग्जाम क्लेम करना है। अगर 5 लाख से ज्यादा करेगा तो क्या हो जाएगा, रोहन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, जब मैच्योरिटी पे रोहन को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अच्छा सरकार ने कहा कि भाई अगर आपकी डेथ पे आपको कुछ पैसा मिल रहा है, अगर आपकी डेथ पे आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो आप पैसा छाती पर रख के थोड़ी लेके जाओगे ऊपर, जो भी आपको इनकम मिल रही है एग्जाम। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है यार, भाई लोग क्या करते हैं टैक्स बचाने के लिए टैक्स प्लानिंग करते हैं, लेकिन आप तो खुद ही स्वर्गवास हो गए, भाई आप तो खुद ही टपक गए, तो मरने के बाद स्वर्ग में जाके टैक्स प्लानिंग थोड़ी करोगे, मरने के बाद जो है स्वर्ग में जाके टैक्स प्लानिंग थोड़ी करोगे, मरने के बाद जो है यमराज को थोड़ी घूस दोगे। सरकार ने कहा चलो ठीक है यार, आपने कोई भी पॉलिसी ले रखी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी मृत्यु हो गई है, अगर आपकी डेथ हो गई है तो आप क्या कर दोगे, आपका जो भी अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ऑलवेज एग्जाम होती है। अच्छा टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अच्छा मुझे जो है पैसा कब मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मुझे तभी मिलेगा जब मेरी डेथ होती है। तो सरकार ने कहा अगर आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उस केस में अगर आपको जो पैसा मिलता है वो क्या होगा, एग्जाम होगा। क्यों एग्जाम होगा, क्योंकि सरकार ने कहा अगेन टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि भाई आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपकी डेथ हो गई है। तो मेरी डेथ पे अगर मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, मुझे तो ऑफकोर्स मिलेगा नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आपकी डेथ पे आपको कुछ पैसा मिलता है तो ठीक है हम वो एग्जाम कर देंगे, आपको जो है ऊपर वाली कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली आपको जो है कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक क्लैरिफिकेशन आया था जीएसटी कंपोनेंट पे, तो क्या दे रखा है कि भाई प्रीमियम पेबल या एग्रीगेट प्रीमियम पेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप। तो अगर आपने क्या करा है किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे प्रीमियम पे करा है, ठीक है ना, अच्छा जो आपकी इशू हुई थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो उसमें से अपन क्या करेंगे, जीएसटी अमाउंट को जो है प्रीमियम से एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये वाली कंडीशन चेक करने के लिए, ये वाली जो कंडीशंस है इनको चेक करने के लिए प्रीमियम अमाउंट में आपको जो है जीएसटी का कंपोनेंट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीमियम पेबल या एग्रीगेट प्रीमियम पेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप इधर कंसिडर नहीं है। तो प्रीमियम पेबल या एग्रीगेट प्रीमियम पेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इशू हुई थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, उसमें से आपको क्या करना है, जीएसटी अमाउंट को हटा देना है। अच्छा ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है अपन क्या करेंगे चैप्टर 6 का, जब मैं क्या करूंगा चैप्टर 6 का डायरेक्शन वाला चैप्टर कराऊंगा ना, जब उधर समझाऊंगा। ये एक्जैक्टली पॉइंट मैंने क्या कर रखा है, ये एक्जैक्टली पॉइंट जो है मैंने उधर आपको समझा रखा है। कौन सा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इधर पढ़ा के आपको जो है छोड़ा देता हूँ, उधर जाके अपन बहुत डेप्थ में समझेंगे। देखो क्या दे रखा है, एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल where the amount received from the insurance policy taken for the disabled person at 80DD। 80DD क्या होता है मैंने अगेन बताया, डायरेक्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह समझेंगे, पढ़ो। तो अगर डिपेंडेंट डिसेबल्ड प्री डिसीज इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द एचयूएफ amount received deemed to be the income of the SSC of the previous year in which the amount is received and not exempt under 1010D। तो अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी,
अभी जो है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको जो है सेक्शन 80 डीडी की नॉलेज होनी चाहिए। तो जब अपन डिडक्शन वाला चैप्टर करेंगे ना, एग्जैक्टली ये चीज़ें मैंने उधर भी नोट्स में डाल रखी है, तो आप जो है उधर से अच्छी तरह समझ जाओगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि भाई जो भी आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे पैसा मिलता है वो एग्जाम नहीं होता, तो एग्जामेशन इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। एग्जामेशन इज नॉट अवेलेबल अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि भाई या तो पीजीपीएट में टैक्सेबल होगा या फिर सैलरी में टैक्सेबल होगा। अगर दोनों जगह टैक्सेबल नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, आईएफओएस हेड के अंदर टैक्सेबल कर दिया जाएगा, एग्जामेशन नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो देखो ये वाला नोट अपना हो गया। अब मैं आपको जो है आगे ले चलता हूँ। देखो नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, एनी स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड बाय द यूनिट होल्डर फ्रॉम अ बिजनेस सच ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो देखो मैं जब आपको बिजनेस सच का रिवीजन कराऊंगा ना, वहां पर मैंने 20 मिनट लेके इसको जो है बहुत लॉजिकली कंसेप्चुअली एग्जांपल के साथ समझाया है। तो अनलेस की आपको जो है बिजनेस टेस्ट की नॉलेज हो, आपको जो है ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको जब बिजनेस टेस्ट का जब रिवीजन वीडियो डाल के दूंगा, रिवीजन वीडियो जब बिजनेस टेस्ट का आएगा, वहां पर ये वाली चीज एक्जैक्टली 20 मिनट में मैंने समझा रखी है। तो उधर लिख लो अलॉन्ग विद बिजनेस टेस्ट, अलॉन्ग विद बिजनेस टेस्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। डन है। अब देखो एक नेक्स्ट सेक्शन आता है 56 टू 7 भी, एक नेक्स्ट सेक्शन है 56 टू 7 भी। ध्यान रखना, एक अमेंडमेंट आया था, और अमेंडमेंट क्या बोलता है, अमेंडमेंट ये बोलता है कि भाई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 ये सेक्शन ही जो है हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। इसका मतलब क्या है, भाई प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है, आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। आपके एग्जाम्स बोले तो मई और नवंबर 25 के लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ये सेक्शन मुझे ये कहता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या फिर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसने अपने शेयर्स इशू करें प्रीमियम पे, उसने शेयर्स इशू करें प्रीमियम पे, तो बेसिकली जितना भी आपने क्या करा है, जितना भी आपने इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू पैसा रिसीव करा है, वो आपको क्या मान लिया जाएगा, वो आपका जो है बेसिकली इनकम मान लिया जाएगा अंडर 56 टू 7 बी। लेटर से सपोज कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, कंपनी ने शेयर्स को इशू करा है कितने पे, कंपनी ने शेयर्स को इशू करा है 90 रुपीज से, मतलब प्रीमियम पे इशू कर रखा है। अज्यूम करते हैं कि भाई इस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, इस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 60 रुपीज। तो अपना 56 टू 7 भी ये कहता है कि भाई अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करा है एंड बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे इशू करा है, तो बेसिकली आपका जो सेल प्राइस है, ठीक है ना, या फिर आपका जो इशू प्राइस है, आपका जो इशू प्राइस है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो है, वो क्या होगा 56 टू 7 बी। 56 टू 7 में क्या करा जाएगा, 56 टू 7 में बेसिकली टैक्सेबल करा जाएगा। बात समझ आ गई आपको? ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्या हो गया इसको पेंसिल को, ओके डन। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया पूरा। तो देखो पढ़ लो, वही चीज दे रखी है भाई, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ द शेयर्स इशूड बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द कंपनी, जहां पर शेयर्स आपने क्या करें, प्रीमियम पे इशू करें। अच्छा, अगर आपने शेयर्स इशू करें रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट को, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू इशू कर रखे तो क्या होगा, 56 टू 7 में आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक मैं अभी आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग हुआ कर दी थी, जो मैंने रेगुलर लेक्चर्स में समझा रखी है। और अभी मैं समझाने बैठूं तो 20 मिनट निकल जाएंगे, अभी मैं समझाने बैठूं तो 20 मिनट निकल जाएंगे। तो मैं एज्यूम करता हूं कि भाई आपको जो है इसकी टैक्स प्लानिंग पता होगी, और नहीं भी पता है तो मेरे साथ जो है इसको समझ लो कि भाई अगर आपने क्या करा है, शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि भाई क्या आपका शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है। अगर हाँ, तो अगर आपने क्या करा है, इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू इशू करा है, तो जो भी आपका डिफरेंस है, किसका, जो भी आपका डिफरेंस है बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू का, जो भी आपका डिफरेंस है फेयर मार्केट वैल्यू का एंड इशू प्राइस का, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपकी इनकम मान ली जाएगी। अच्छा, 56 टू 7 भी कम नहीं लगता, देखो क्या रखा है, 56 टू 7 भी नॉट एप्लीकेबल जहां पर कंसिडरेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। तो अगर आपने क्या करा है, अगर आपने शेयर्स इशू करें किसको, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को, या फिर वेंचर कैपिटल फंड को, या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी को, या फिर एक स्पेसिफाइड फंड को, तो उस केस में जो है आपके हाथ में 56 टू 7 भी नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर आपने शेयर्स, अगर शेयर्स किसने इशू करें, अगर शेयर्स जो है बेसिकली एक स्टार्टअप कंपनी ने इशू करें, अगर शेयर्स जो है एक स्टार्टअप कंपनी ने इशू करें, तो स्टार्टअप कंपनी के हाथ में 56 टू 7 भी नहीं लगेगा। तो स्टार्टअप कंपनी इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, क्योंकि सीधी सी बात है, स्टार्टअप कंपनी को जो है पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स को जो है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है, ताकि बेसिकली जो स्टार्टअप कंपनी है उसका मोटा पैसा आ जाए, ठीक है ना। तो स्टार्टअप कंपनी अगर क्या करती है, इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स इशू करती है, तो उस केस में स्टार्टअप कंपनी के हाथ में 56 टू 7 भी नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। स्टार्टअप कंपनी को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्टअप कंपनी का मतलब क्या है, देखो अ कंपनी वुड बी कंसिडर स्टार्टअप अगर वो क्या करती है, फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अच्छा, पीरियड अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो एक कंपनी को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से अप टू 10 ईयर्स तक स्टार्टअप कंपनी माना जाएगा। उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंपनी इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट, ये इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विसेज, और इफ इट इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, अ प्राइवेट कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड स्टार्टअप अगर इफ इट इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब एक नई कंपनी को ही हम स्टार्टअप कंपनी मानेंगे। अगर आपने क्या करा है, अपने एक्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करा है या रिकंस्ट्रक्ट करा है, तो उसको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। अच्छा, स्टार्टअप कंपनी ने क्या करा है, शेयर्स को इशू करा है इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, तो स्टार्टअप कंपनी के हाथ में 56 टू 7 भी नहीं लगेगा, 56 टू 7 भी नहीं लगेगा, लेकिन उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो क्या रखा है,
एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम आफ्टर द इशू अप टू 25 करोड़ है। शेयर्स इशू टू द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिमिट ऑफ 25 करोड़। तो 25 करोड़ की लिमिट में इन पर्सन को जो है इंक्लूड मत करना। तो अगर आपने शेयर इशू करें किसी नॉन रेसिडेंट को, ठीक है ना, वेंचर कैपिटल कंपनी को या फिर वेंचर कैपिटल फंड को, या फिर आपने क्या करें शेयर इशू करें किसी ऐसी कंपनी को जिसके खुद के शेयर्स लिस्टेड हैं, जिसके खुद के शेयर्स क्या है लिस्टेड है, एंड जिस कंपनी की नेटवर्थ क्या है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द शेयर्स आर इशूड एग्जिट कर रही है 100 करोड़ को, या फिर टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द शेयर्स आर इशूड एग्जिट कर रहा है 250 करोड़ को। तो अगर स्टार्टअप कंपनी क्या करें इन लोगों को शेयर्स इशू करें तो उसको जो है 25 करोड़ की लिमिट में अपन को कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, स्टार्टअप कंपनी जो है इन फॉलोइंग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। देखो ज्वेलरी में नहीं कर सकती, एक्सेप्ट कंपनी का बिजनेस ही क्या है ज्वेलरी का है। अच्छा, स्टार्टअप कंपनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। स्टार्टअप कंपनी जो है किसी दूसरी एंटिटी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। स्टार्टअप बिजनेस लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दे सकती अनलेस की स्टार्टअप कंपनी का बिजनेस ही क्या है लोन्स एंड एडवांसेस देना है। अच्छा, स्टार्टअप कंपनी जो है बेसिकली किसी रेसिडेंशियल हाउस में, किसी रेसिडेंशियल लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती एक्सेप्ट उसका बिजनेस ही क्या है, एक्सेप्ट उसका बिजनेस ही है रेंट पे देना, या फिर एक्सेप्ट उसने इस रेसिडेंशियल हाउस को एज एसआईटी होल्ड कर रखा है। स्टार्टअप कंपनी किसी लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। स्टार्टअप कंपनी किसी कमर्शियल लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती अनलेस उसका बिजनेस ही क्या है, उसका बिजनेस ही है क्या, उसका बिजनेस ही है इस लैंड एंड बिल्डिंग को जो है क्या करना किराए पे देना, या फिर इस लैंड बिल्डिंग को जो है एज एसआईटी होल्ड करना है। अच्छा, स्टार्टअप कंपनी मोटर व्हीकल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, एयरक्राफ्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, यॉट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, या फिर किसी भी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच जिसकी कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है एक्सेप्ट फॉर रेंटिंग या एसआईटी। तो अनलेस की उसका बिजनेस क्या है, अनलेस की उसका बिजनेस ही क्या है इनको बेचना है, या फिर अनलेस उनका बिजनेस क्या है इसको रेंट पे देना है, वो जो है इन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, इसी तरह से स्टार्टअप कंपनी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स या फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट या बुलियन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। कंडीशन दे रखी है कि भाई आपको जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाउएवर स्टार्टअप शुड नॉट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द एसेट्स मेंशन अबव फॉर 7 years फ्रॉम द एंड ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो जिस साल आपने क्या करा है शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करा है, ठीक है ना, उस फाइनेंशियल के एंड पे आ जाना, उसके विदिन 7 years तक आप पैसा इन एसेट्स में नहीं लगा सकते। डन। अच्छा, अगर स्टार्टअप कंपनी ने कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो जितना अमाउंट हमने 56 to 10 में एग्जाम करा था उतना अमाउंट जो है आपका मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मान लिया जाएगा, एंड उस पर आपको क्या करना पड़ेगा 200% टैक्स पे करना पड़ेगा, 200% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये वाला जो प्रोविजन है, ये जो मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग का जो प्रोविजन होता है, जब अपन पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वाला चैप्टर करेंगे बहुत डेप्थ में समझेंगे कि भाई अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम क्या होता है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम क्या होता है, उस पर टैक्स कैसे लगता है। डन है। तो ये हो गया अपना 56 to 7 भी। अच्छा, आपको जो है इतना ध्यान होना चाहिए, आपको जो है इतना ध्यान होना चाहिए, ये वाली जो चीज है, ये एडिशनल है, अगर ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके डन। तो ये हो गया मेरा 56 to 7 भी। अब मैं चलता हूँ आपको जो है डिविडेंड वाले पॉइंट में। भाई अगर आपको जो है डिविडेंड की इनकम होती है तो वो क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी। भले ही आपने शेयर्स को एज एसआईटी होल्ड कर रखा है, उन शेयर्स पे आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की टैक्सेबल करा जाएगा। तो इवन इफ आपने जो है शेयर्स को क्या कर रखा है एज एसआईटी होल्ड कर रखा है, मतलब आपका बिजनेस ही क्या है शेयर्स में डील करना है, तो भी जो इन शेयर्स पे डिविडेंड की इनकम होगी वो आईएफओएस में टैक्सेबल करी जाएगी। लेकिन करंट ईयर में अगर आपका कोई दूसरे बिजनेस से लॉस है तो आप क्या कर सकते हो, इस डिविडेंड इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। करंट ईयर में अगर आपका जो है क्या है किसी दूसरे बिजनेस से लॉस है तो आप क्या कर सकते हो, इस डिविडेंड से सेट ऑफ कर सकते हो। डन है। अच्छा, फॉलोइंग रिसीट्स आर डीम्ड टू बी डिविडेंड। अब अपन बात करेंगे डिम डिविडेंड की। अगर कंपनी क्या करती है अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द शेयरहोल्डर्स, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी का एसेट टू द शेयरहोल्डर्स टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है शेयरहोल्डर के हाथ में डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स टू द शेयरहोल्डर्स, ठीक है ना। तो अगर आपने क्या करा है प्रेफरेंस या फिर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिवेंचर्स बांटा है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांटा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो शेयरहोल्डर है उसके हाथ में डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा। इसी तरह से अगर आपने क्या करा है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर्स दिए हैं, तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को क्या करा है बोनस शेयर्स दिए, तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स के हाथ में डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अच्छा, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब क्या है समझते हैं, आ जाओ। भाई ये कंपनी है, कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, कंपनी के रिजर्व से अज्यूम करते हैं कितने 100 रुपीज के, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है 1000 रुपीज का है। करंट में कंपनी ने क्या करा बोनस शेयर इशू करे, करंट में कंपनी ने क्या करा बोनस शेयर इशू करे कितने के 40 रुपीज के। तो सीधी सी बात है रिजर्व कम होंगे और क्या होगा शेयर कैपिटल बढ़ेगा, रिजर्व कम होंगे और क्या होगा शेयर कैपिटल बढ़ेगा। तो बेसिकली शेयर कैपिटल कितना हो गया 1040 हो गया, रिजर्व कितने हो गए 60 के हो गए। अच्छा, करंट ईयर में मुझे ये चेक करना है कि भाई करंट ईयर में कंपनी के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं। भाई करंट ईयर में कंपनी के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने दिख रहे हैं 60 दिख रहे हैं, तो मैंने क्या करा 60 लिख लिया। प्लस इसके साथ अगर आपने क्या करा है करंट में कोई कैपिटलाइजेशन कराए, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का कोई कैपिटलाइजेशन कराए, तो वो भी क्या होगा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। तो 60 + 40, भाई करंट में आपने क्या करा है 40 रिजर्व से निकाल के जो है शेयर कैपिटल में डाला है, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करा है। तो मेरे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने होंगे, मेरे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे 100। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको जो है क्या करना है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को देखना है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो बेसिकली जो आपने कैपिटलाइज कर दिए हैं, जो आपने कैपिटलाइज कर दिए हैं उसको भी अपन क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। तो मेरे रिजर्व्स कितने के दिख रहे हैं 60 के दिख रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहा अपना लॉ कहता है जितना आपने करंट में कैपिटलाइज कर दिया है उसको भी जो है आपको क्या करना है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन में लेना है। अच्छा, डिम डिविडेंड का कंसेप्ट क्यों आया, डिम डिविडेंड का कंसेप्ट सिंपल सी बात इसलिए आया कि भाई सीधी सी बात है अगर कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है डायरेक्टली शेयरहोल्डर को क्या करती है पैसा दे देती है, तो शेयरहोल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाता है। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने काम करा, कंपनी ने दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, हम जो है बेसिकली शेयरहोल्डर को डिवेंचर दे देते हैं, हम शेयरहोल्डर को एसेट दे देते हैं,
ठीक है ना। तो सरकार ने ये चीज पकड़ ली, सरकार ने ये चीज पकड़ ली कि भाई आप जो है पैसा देने की बजाय क्या करते हो, एसेट देते हो। तो अगर ऐसा करोगे तो भी शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा एंड शेयर होल्डर को जो है आईएफओएस में टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज समझो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडेशन टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन के टाइम पे, ठीक है ना, कंपनी ने क्या करा है अपने शेयरहोल्डर्स को, लिक्विडेशन के टाइम पे अपने कंपनी ने क्या करा है अपने शेयरहोल्डर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूशन करा है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। शेयरहोल्डर के हाथ में क्या माना जाएगा, शेयरहोल्डर के हाथ में माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड। अच्छा एक और चीज समझना, इधर शेयरहोल्डर्स का क्या मतलब है, इधर शेयरहोल्डर्स का मतलब है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडेड नहीं है। देखो नीचे अपन पढ़ेंगे कि भाई फॉलोइंग आर नॉट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सी एंड डी टू द प्रेफरेंस होल्डर्स। तो ये जो सी वाला पॉइंट है, ये जो सी वाला पॉइंट है, यहाँ पर अगर आपने क्या करा है लिक्विडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस होल्डर्स को जो है क्या करा है डिस्ट्रीब्यूशन करा है, तो प्रेफरेंस होल्डर के हाथ में डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इस तरह से पॉइंट नंबर डी पढ़ो क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयरहोल्डर्स बाय द कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो बेसिकली अगर आपने क्या करा है कैपिटल को रिड्यूस करके शेयरहोल्डर्स को कुछ पैसा बांटा है, तो उस केस में जो है शेयरहोल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। अच्छा इस शेयरहोल्डर का मतलब क्या है, अगेन इक्विटी शेयरहोल्डर्स, क्योंकि देखो इन लोगों ने नीचे क्या रखा है कि पॉइंट नंबर डी में अगर आपने क्या करा है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कराए तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर के हाथ में डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अच्छा एक और चीज समझना भाई, रिडक्शन के समय एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। भाई डिडक्शन के समय एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। अगर आपने क्या करा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करा है, वो जो है बेसिकली डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, आपने जो है बेसिकली एडवांस अकाउंट्स में, इंटर के जो है एडवांस अकाउंट में समझा होगा कि भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि भाई कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है बेसिकली अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है। कंपनी क्या करती है अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है। कैसे रिड्यूस करती है, लेट अस से सपोज कंपनी के जो है क्या है बहुत सारा लॉसेज है, कंपनी के जो है पीएनएल जो है क्या आ रहा है 1000 रुपीज से नेगेटिव आ रहा है। कंपनी का जो पीएनएल है वो क्या आ रहा है 1000 रुपीज से नेगेटिव आ रहा है। कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी का शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल अपन इधर अज्यूम कर लेते हैं 2000 है। कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी का शेयर कैपिटल 2000। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप जो है क्या करते हो शेयरहोल्डर को ये कहते हो कि भाई देखो हमें जो है आपको क्या करना है 2000 रुपीज पे करने हैं। कंपनी क्या बोलती है शेयरहोल्डर को कि हमें आपको जो है 2000 रुपीज पे करने हैं, हम क्या करें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप एंट्री के पास करोगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप जो है एंट्री पास करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट कितना हो गया 1000 हो गया। मतलब आपने क्या करा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके आपका जो शेयर कैपिटल है वो 2000 से कितना कर लिया 1000 कर लिया। मतलब 1000 से आपने कम कर लिया ना, 1000 से आपने कम कर लिया। शेयरहोल्डर को कुछ पैसा मिला क्या, शेयरहोल्डर को कुछ पैसा नहीं मिला। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे अगर क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है एंड शेयर कैपिटल रिड्यूस होने पे एसेट्स को बांटा नहीं गया है, बस इंटरनली कंपनी के बुक्स अकाउंट्स में एंट्री पास करके आपका शेयर कैपिटल कम करा गया है, तो उसको जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने कहा कि भाई रिडक्शन ऑफ कैपिटल पे अगर शेयरहोल्डर को आपने कुछ एसेट्स बांटे हैं, मतलब शेयरहोल्डर को एक्चुअली कुछ मिला है, तो बेसिकली डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कराए, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है वो मुझसे कुछ पूछना यार, मैं बहुत डेप्थ में नहीं समझा सकता। आपने जो है एडवांस अकाउंट्स इंटर में समझ रखा होगा, और मैंने आपको जो है मोटा एग्जांपल भी दिया, जो है एग्जांपल भी दिया कि भाई अपन क्या करते हैं एंट्री पास करके जो है शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना, एंट्री पास करके हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली शेयरहोल्डर को कुछ पैसा मिला नहीं है, शेयरहोल्डर को ना कुछ पैसा मिला है ना कोई एसेट मिला है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। मैंने आपको बताया कि भाई लिक्विडेशन के टाइम पे अगर शेयरहोल्डर को जो है इक्विटी शेयरहोल्डर को कुछ पैसा बांटा जाता है, तो इक्विटी शेयरहोल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाता है। लेकिन देखो आगे क्या रखा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन खत्म होने के बाद कुछ पैसा बांटा गया है, फिर वो डिविडेंड नहीं होगा, फिर जो है डिविडेंड नहीं होगा, वो क्या है रिपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल है। डन। अच्छा एक और चीज समझो, मैंने आपको ये बताया कि भाई कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने एसेट्स को जो है शेयरहोल्डर्स को बांट देती है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो बेसिकली जो शेयरहोल्डर है उसके हाथ में डिविडेंड मान लिया जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, शेयरहोल्डर क्या करता है उस एसेट को बेचता है, शेयरहोल्डर जो है फ्यूचर में क्या करता है उस एसेट को बेचता है, तो उसकी कॉस्ट लोकेशन क्या ले जाएगा भाई कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ द शेयरहोल्डर क्या होगा, कॉस्ट टू द कंपनी, क्या होगा कॉस्ट टू द कंपनी। लॉजिकल है ना। तो ये कैपिटल से आपने पढ़ा होगा, कैपिटल से आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर अपन क्या करते हैं कैपिटल को गिफ्ट कर देते हैं, तो सामने वाला पर्सन जिसको एसेट मिला है उसके हाथ में कॉस्ट लोकेशन क्या होती है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। इधर भी क्या हुआ है, कंपनी ने जो है अपना एसेट शेयरहोल्डर को बांटा है, शेयरहोल्डर क्या करता है उस एसेट को बेचता है, तो उसकी कॉस्ट लोकेशन क्या लेगा, कॉस्ट लोकेशन क्या लेगा, कॉस्ट टू कंपनी, मतलब प्रीवियस ओनर की कॉस्ट। अच्छा एक और चीज देखो एक और चीज समझना, मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको जो है ये बताया था कि भाई अगर आपने क्या करा है एसेट्स बांटा है शेयरहोल्डर्स को, आपने क्या करा है एसेट्स बांटा है शेयरहोल्डर्स को, तो एसेट के हाथ में शेयरहोल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। कितना अमाउंट डिविडेंड माना जाएगा, तो हम ये देखेंगे जो आपने एसेट बांटा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब कितनी फेयर मार्केट वैल्यू का एसेट शेयरहोल्डर को मिला है, वही फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी उसके हाथ में डिविडेंड मान ली जाएगी। देखो क्या रखा है, और नोट फॉर ए एंड बी अबव मार्केट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स ऑन द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयरहोल्डर। वेरी इजी। अच्छा इधर क्या मिला है शेयरहोल्डर को, डिबेंचर्स मिला है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिले, तो उसकी कॉस्ट लोकेशन क्या होगी, अगेन वही कॉस्ट टू द कंपनी। वेरी इजी। 222 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 222 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है ये कि भाई अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसने क्या करा है एडवांस या लोन दिया है अपने एक ऐसे शेयरहोल्डर को जो बेनिफिशियल ओनर है 10% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो बेसिकली शेयरहोल्डर के हाथ में क्या मान लिया जाएगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा।
तो एडवांस और लोन बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी, एडवांस है लोन बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी बोले तो प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अगर प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने क्या करा है, अपने शेयर होल्डर को क्या करा है, एडवांस से लोन दिया है। अच्छा, कौन से शेयर होल्डर को? जो कंपनी में एटलीस्ट 10% पावर होल्ड करता है, उसको क्या मान लिया जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में जो है डिविडेंड मान लिया जाएगा। इधर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर से अपन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखेंगे, कैपिटलाइज वाला प्रॉफिट नहीं देखेंगे। तो देखो डिफरेंस देखना, ऊपर हर जगह क्या था, ऊपर हर जगह था वेदर कैपिटलाइज और नॉट, ठीक है ना, वेदर कैपिटलाइज और नॉट, वेदर कैपिटलाइज और नॉट, वेदर कैपिटलाइज और नॉट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। अगर कैपिटलाइज कुछ प्रॉफिट कैपिटलाइज हो रखा है, उसको जो है डिविडेंड मत मान लेना। अच्छा देखो, अगर शेयर होल्डर ने क्या करा, सब्सिक्वेंटली लोन को रिपे कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर लोन दे दिया गया है तो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। अच्छा, उसने रिपे कर दिया लोन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर है। अगर कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली जो है शेयर होल्डर को क्या करती है, लोन देती है, तो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने जो है एक ऐसी फर्म को लोन दिया, कंपनी ने क्या करा, एक ऐसी फर्म को लोन दिया जिसमें ये पर्सन क्या करता है, 20% पावर होल्ड करता है। तो सरकार ये कहती है, अपना लॉ कहता है भाई कंपनी क्या करती है, इनडायरेक्टली पैसा देती है, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा। पढ़ो भाई, एडवांस और लोन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू अ फर्म, ठीक है ना, इन विच द शेयर होल्डर इज अ मेंबर और पार्टनर एंड इन विच ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट 20% शेयर होल्ड करता है किसमें, फर्म में, तो बेसिकली फिर भी शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो अगर कंपनी ने क्या करा है, इनडायरेक्टली, अगर कंपनी ने जो है क्या करा है, इनडायरेक्टली लोन दिया है, तो भी शेयर होल्डर के हाथ में क्या मान लिया जाएगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा। कंडीशन क्या है कि भाई ये जो शेयर होल्डर है, इस फर्म का क्या है, पार्टनर है, एंड इसमें एटलीस्ट 20% पावर होल्ड करता है एनी टाइम। तो अगर एक भी दिन, किसी भी दिन, देखो क्या दे रखा है, किसी भी दिन अगर शेयर होल्डर का जो परसेंटेज है वो 20% से ज्यादा था, वो क्या था, एटलीस्ट 20% था, नॉट 20% से ज्यादा, एटलीस्ट 20% था, तो उस केस में क्या मान लिया जाएगा, उस केस में जो है शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। पढ़ लो। तो एडवांस लोन बाय द क्लोजर कंपनी टू स्पेसिफाइड कंसर्न। अच्छा, स्पेसिफाइड कंसर्न का मतलब क्या है, फर्म भी आ जाएगी, एचयूएफ आ जाएगा, कोई कंपनी आ जाएगा, कोई एओपी और बीओआई आ जाएगा। तो फर्म की जगह एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, एओपी और बीओआई भी हो सकता है। अब एक और चीज समझना, कंपनी ने तो है क्या करा, कंपनी ने जो है बेसिकली डायरेक्टली जो है लोन नहीं दिया, कंपनी ने किसी फर्म को भी लोन नहीं दिया, कंपनी ने जो है किसी स्पेसिफाइड एंटिटी को भी लोन नहीं दिया, कंपनी ने क्या करा, किसी दूसरे पर्सन को लोन दिया, XYZ पर्सन को लोन दिया, ठीक है ना, कंपनी ने क्या करा, किसी XYZ पर्सन को लोन दिया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या करा, इस शेयर होल्डर की वाइफ को लोन दिया, तो सरकार कहती है अभी भी क्या कर रहे हो, अभी जो है आप इनडायरेक्टली लोन दे रहे हो, तो भी क्या होगा, शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आप किसी दूसरे पर्सन को लोन दे रहे हो, अच्छा किसी दूसरे पर्सन को लोन दे रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस शेयर होल्डर, उस केस में भी जो है शेयर होल्डर के हाथ में डीडी मान लिया जाएगा, डिविडेंड। पढ़ो भाई, पेमेंट बाय द क्लोजर कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर विल आल्सो बी डीम्ड टू बी डिविडेंड। डन है, एग्जांपल समझ में आ गया। तो अगर डायरेक्टली लोन देते हो तो भी शेयर होल्डर के हाथ में डीडी मान लिया जाएगा, इनडायरेक्टली लोन दोगे तो भी शेयर होल्डर के हाथ में डीडी मान लिया जाएगा। अच्छा, जो आपने जो आपका डिविडेंड है, उसको भी अपन क्या करेंगे, फॉर द बेनिफिट ऑफ एटीएम कंसीडर करेंगे। अच्छा, सेक्शन एटीएम क्या होता है, डिडक्शंस वाले चैप्टर में जाके आप समझ जाओगे, तो अभी जो है नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं है, आगे जाके अपन जो है इसको भी समझ लेंगे कि भाई एटीएम क्या होता है। अब देखो क्या रखा है, फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, इनको जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अगर आपका बिजनेस ही क्या है, अगर आप कंपनी का बिजनेस ही था लोन देना, कंपनी का बिजनेस ही था क्या, कंपनी का जो है बिजनेस ही था लोन देना, और फिर उसने क्या करा है, अपने शेयर होल्डर को लोन दिया है, तो उस केस में जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट द डिविडेंड। क्या मतलब है समझना, देखो भाई ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है, कंपनी है और ये शेयर होल्डर है। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने जो है इस पर्सन को 1 लाख रुपीज का क्या करा, कंपनी ने जो है इस पर्सन को 1 लाख रुपीज का बेसिकली लोन दिया। ये प्राइवेट कंपनी है, तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, शेयर होल्डर के हाथ में जो है बेसिकली डिविडेंड मान लिया जाएगा। लेट अस से सपोज कंपनी क्या करती है, एक्चुअल में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कंपनी जो है क्या करती है, एक्चुअल में डिविडेंड डिक्लेयर करती है 1 लाख का। कंपनी ने क्या करा, एक्चुअल में 1 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी ने जो है बेसिकली एक्चुअल में 1 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करा, और कंपनी जो है शेयर होल्डर को ये कहती है, कि देख हमने तुझे पहले से क्या कर रखा है, 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है, हमने क्या कर रखा है, पहले से तुझे 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है, हम जो है बेसिकली ये जो एक्चुअल डिविडेंड है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लॉजिकली बात समझना वापस, कंपनी ने क्या करा, 1 लाख का लोन दिया किसको, शेयर होल्डर को, कंपनी ने बाद में क्या करा, 1 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करा, मतलब कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगी, 1 लाख का डिविडेंड देगी किसको, शेयर होल्डर को। लेकिन कंपनी ने शेयर होल्डर को ये कहा कि देख हमने तुझे पहले ही क्या कर रखा है, 1 लाख रुपए उधार दे रखा है, हम क्या कर लेते हैं, फिटूस कर लेते हैं, फिटूस बोले तो एडजस्ट कर लेते हैं, हम जो है ये पे नहीं करते हैं, हम ये मानेंगे कि भाई हमने तुझे जो एडवांस दिया था वही क्या है, डिविडेंड है। तो अगर कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है बेसिकली एडजस्ट करती है, देखो ये रहा, कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे को एडजस्ट करती है अगेंस्ट डिविडेंड। तो उस केस में जो है ये 1 लाख रुपए जो लोन मिला था, ये जो 1 लाख रुपए जो लोन मिला था, शेयर होल्डर के हाथ में डीडी नहीं माना जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में डीडी नहीं माना जाएगा। क्यों डीडी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर के हाथ में जो है डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल करेंगे, 1 लाख की शेयर होल्डर के हाथ में क्या करेंगे, डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल करेंगे जो एक्चुअल में कंपनी ने बांटा है। अब मुझे एक चीज बताना, लॉजिकली आप चीज सोचो, ये शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को जो है 1 लाख का लोन मिला, शेयर होल्डर को जो है 1 लाख का क्या मिला, लोन मिला। अच्छा कंपनी ने क्या करा, 1 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करा, लेकिन कंपनी ने क्या करा, एडजस्ट कर लिया, तो शेयर होल्डर को मिला कितना पैसा है, शेयर होल्डर को एक्चुअल में पैसे के लिए पैसा बेसिकली 1 लाख ही मिला है, शेयर होल्डर को एक्चुअल में पैसा कितना मिला है, 1 लाख मिला है। तो सरकार ने कहा कि जो 1 लाख है ना, इसको हम डिविडेंड के नाम से टैक्सेबल करेंगे, इसको जो है कोई डिविडेंड मानने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल।
अब एक और चीज समझना, ट्रेड एडवांसेस विच आर इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, उसको जो है 222 में कवर नहीं करा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा जो May 24 का एग्जाम था ना, वहां पर टेस्ट करा था। तो अगर बेसिकली कमर्शियल ट्रांजेक्शंस है, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस में एडवांसेस दिए गए हैं, तो उसको जो है डिविडेंड नहीं मान लेना। समझना क्या कह रहा है भाई, एडवांसेस बाय द कंपनी टू हिज सिस्टर कंसर्न एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज फॉर द जॉब वर्क डन बाय द सिस्टर कंसर्न। आ जाओ, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडी कंपनी है। दूसरा कलर लेते हैं, एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने क्या करा, होल्डिंग कंपनी ने करंट में 1 लाख का क्या दिया, करने का लोन दिया, या फिर ऐसा अज्यूम करते हैं सब्सिडी कंपनी ने क्या करा, सब्सिडी कंपनी ने जो है 1 लाख का लोन दिया किसको, एच को, अपनी होल्डिंग कंपनी को। होल्डिंग कंपनी क्या करती है, 100% शेयर होल्ड करती है। मतलब होल्डिंग कंपनी के हाथ में क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी के हाथ में जो है 1 लाख डिविडेंड मान लेना चाहिए था। लेकिन समझना, सब्सिडी कंपनी ने क्या करा है, होल्डिंग कंपनी से कुछ सर्विसेज ली है। सब्सिडी कंपनी ने क्या करा है, होल्डिंग कंपनी से क्या करा है, कुछ सर्विसेज ली है, और सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, सर्विसेज की वैल्यू है 1 लाख रुपीज। सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज। तो ये जो एडवांस दिया गया है, ये जो एडवांस दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया है, ये जो एडवांस दिया गया है ये सर्विसेज के लिए दिया गया है। या फिर अज्यूम करो कि भाई ये जो एडवांस है हमने क्या करा, सर्विस की फी में एडजस्ट कर लिया। तो सरकार कहती है कि भाई ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, ये क्या है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, इसको जो है डिविडेंड नहीं मानेंगे। पढ़ो भाई, एडवांसेज जो है एक कंपनी ने अपनी सिस्टर कंसर्न को दिया है एंड एडजस्ट कर लिया अगेंस्ट द जॉब वर्क डन बाय द सिस्टर कंसर्न। तो मैंने आपको बताया कि भाई सब्सिडी ने क्या करा, 1 लाख का एडवांस दिया किसको, एच को, ठीक है ना। तो लॉजिकली तो एच के हाथ में क्या मान लेना चाहिए था, डिविडेंड मान लेना चाहिए था। लेकिन एच ने क्या करा था, एच को जो है कुछ क्या दी थी, सर्विसेज दी थी। फॉर एग्जांपल जॉब वर्क की सर्विसेज दी, उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 लाख है। तो सब्सिडी कंपनी क्या बोलती है, सब्सिडी कंपनी बोलती है कि भाई देख, हम जो है क्या करेंगे, तुझे 1 लाख रुपीज नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो पहले तुझे उधार दे रखा था ना 1 लाख का, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सीधी सी बात ये क्या है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, आपने क्या करा है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे क्या करा है, एडजस्ट करा है। तो बेसिकली इसको जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा एच के हाथ में, क्योंकि एच को मिलना कितना चाहिए था, 1 लाख, एच को मिला कितना है, 1 लाख, ठीक है ना। तो एच ने सर्विसेज दी, एच को मिलना चाहिए था 1 लाख, एक्चुअल में एच को मिला ही कितना है, एक्चुअल में भी एच को मिला है 1 लाख। तो उसको जो है हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। इसी तरह से advance by the company to its shareholder to install plant and machinery at its premises to enable him to do job work for the company so that company could fulfill an export order। समझना, एग्जांपल समझते हैं, ये कंपनी है, ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है। ये शेयर होल्डर क्या करता है, इस कंपनी में 50% शेयर होल्डर करता है। कंपनी ने क्या करा, 1 लाख का एडवांस दिया, और कंपनी ने जो है 1 लाख का एडवांस दिया। लॉजिकली होना क्या चाहिए कि भाई शेयर होल्डर के हाथ में 222 में डिविडेंड मान लेना चाहिए। लेकिन कंपनी ने जो एडवांस दिया है, कंपनी ने जो एडवांस दिया क्यों दिया है, ताकि ये जो पर्सन है ये क्या कर सके, अपने घर पे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके जॉब वर्क कर सके, सो दैट कंपनी का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो फुलफिल हो जाए। तो अगेन क्या है, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। अगेन क्या है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। मतलब हमने जो एडवांस दिया है वो ग्रेचुइट नहीं दिया है, हमने जो है किसी कमर्शियल पर्पज के लिए एडवांस दिया है। तो उस केस में जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। वही चीज दे रखिए, देखो भाई, एडवांस बाय कंपनी टू इट्स शेयरहोल्डर्स टू इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी एट द शेयरहोल्डर का प्रीमाइसेस टू एनेबल हिम टू द जॉब वर्क फॉर द कंपनी सो दैट कंपनी कुड फुलफिल एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसको जो है डिविडेंड मत मानना। फिर आगे देखो क्या रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज गिवन बाय द कंपनी टू इट्स सिस्टर कंसर्न अगेंस्ट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स फॉर द लेटर। तो एक सब्सिडी कंपनी क्या कर रही है, होल्डिंग कंपनी के जो है जनरेटर्स को यूज कर रही है। तो होल्डिंग कंपनी को हमने क्या करा है, कुछ एडवांस दिया है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो होल्डिंग कंपनी के हाथ में उसको डिविडेंड मत मान लेना। मतलब मोटा मोटा जहां पर भी आपको दिख जाए कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन की वजह से एडवांसेस दिए गए हैं, उसको जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, ये अमेंडमेंट आया था with effect from 1st of October 2024। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of October 2024 एक अमेंडमेंट आया था। क्या अमेंडमेंट आया था कि भाई अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, शेयर्स को बायबैक करती है, तो बेसिकली शेयरहोल्डर को जो भी पैसा मिल रहा है शेयरहोल्डर के हाथ में जो है डिविडेंड मान लिया जाएगा अंडर 222F। तो बेसिकली जो डिविडेंड का क्या था, जो डिविडेंड का सेक्शन था, इसके स्कोप को हमने क्या करा, इंक्रीज करा। इसमें जो है हमने एक नया सबसेक्शन ऐड करा 222F। और ये मुझे कहता है कि भाई अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को बायबैक करती है ऑन और आफ्टर 1st of October 2024, तो शेयरहोल्डर को जो भी पैसा मिलेगा शेयरहोल्डर के हाथ में क्या होगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा। कैप जब कैप करेंगे तो मैं जो है इसके थोड़े से दूसरे नुआंसेस, थोड़ी सी दूसरी टेक्निकलिटी समझाऊंगा। तो अभी आपके लिए जो काम करता हूं मैंने आपको समझा दिया। डन, ये हो गया अपना। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर सी और डी में अगर लिक्विडेशन और रिडक्शन के टाइम पे आपने क्या करा है, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन कराया, तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयरहोल्डर के हाथ में डिविडेंड नहीं माना जाता। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ऑन द डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी। तो बेसिकली एक कंपनी थी जो है डिमर्ज हो गई, तो रिजल्टिंग कंपनी ने क्या करा है, शेयरहोल्डर्स को क्या करें, शेयर्स इशू करें, तो उसको भी जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ऑन डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी, ठीक है ना, वेदर और नॉट द रिडक्शन ऑफ कैपिटल इन द डीमर्ज कंपनी एओ कैन नॉट इन्वोक 222A ट्रीटिंग इट एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अच्छा, डीमर्जर का कांसेप्ट क्या होता है मैं आपको जो है कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर में समझाऊंगा। अभी देखो क्या था, एक आरजी लिमिटेड थी, डीमर्ज हो गई किसमें, आर लिमिटेड में और जी लिमिटेड में। तो आर लिमिटेड और जी लिमिटेड क्या करेगी, आरजी लिमिटेड के शेयरहोल्डर्स को जो है अपने अपने शेयर्स इशू करेगी। तो एओ ये नहीं कह सकता कि भाई आपने क्या करा है, इनडायरेक्टली जो है शेयरहोल्डर को एसेट ट्रांसफर करा है। तो इन लोगों ने वही क्लैरिफाई कर दिया कि भाई डीमर्जर पे अगर रिजल्टिंग कंपनी क्या करती है, शेयरहोल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी को क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, तो उसको जो है इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं माना जाएगा, डिविडेंड नहीं माना जाएगा।
इसी तरह से जो डीमर्ज कंपनी का अगर डीमर्ज कंपनी का शेयर कैपिटल अगर रिड्यूस हो जाता है तो बेसिकली उसको भी जो है अपन क्या नहीं मानेंगे, उसको भी जो है अपन बेसिकली डीम्ड इवेंट नहीं मानेंगे। अच्छा, डीमर्ज कंपनी का शेयर कैपिटल कैसे रिड्यूस होता है, तो आपने जो है इंडेस 103 पढ़ रखा होगा, आपने जो है इंडेस 103 पढ़ रखा होगा, कहां पर, एफआर में। वहां पर जो है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है, वहां पर जो है डीमर्ज कंपनी के 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उधर आपको पता चलेगा कि भाई ये जो डीमर्ज शेयर कैपिटल होता है, डीमर्ज कंपनी का शेयर कैपिटल होता है, ये रिड्यूस कैसे होता है। तो मुझसे मत बोलना भाई, मुझसे मत बोलना कि भाई इंडेस 103 पढ़ा दो, मैं जो है डीटी पढ़ा रहा हूँ आपको, जब मैं एफआर पढ़ाऊंगा, जब मैं फ्यूचर में आपको एफआर पढ़ाऊंगा तो आप मुझसे जो है एफआर का 103 पढ़ लेना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं जो है एफआर कभी छूंगा नहीं। तो मैं मोटा मोटा ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डीमर्ज कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस कैसे होता है, ये आप इंडेक्स 103 से समझ के आना, क्योंकि अगर वो मैं समझाने बैठ गया तो 1 घंटा उसमें निकल जाएगा। ये एफआर का मैटर है, ये जो है एफआर का मैटर है। तो मोटा मोटा अपना जो डीटी का मैटर है वो ये कहता है कि जो डीमर्ज कंपनी है, अगर डीमर्ज कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया, डीमर्ज कंपनी का शेयर कैपिटल क्या हो गया, डीमर्जर में रिड्यूस हो गया, तो भी जो है उसको डिविडेंड मत मान लेना भाई। शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, शेयर होल्डर को तो नए शेयर्स मिल रहे हैं ना, शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। और आपने मुझसे पढ़ रखा है कि भाई रिडक्शन के टाइम पे अगर शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है एसेट्स का, तो क्या मान लिया जाता है, डिविडेंड मान लिया जाता है। लेकिन हमने क्लैरिफाई कर दिया कि डीमर्जर पे आप जो है बेसिकली डिविडेंड नहीं मानोगे। अब मैंने आपको बताया था कि भाई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, भाई टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, आ जाओ। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि भाई जो रिजर्व्स आपने प्रॉफिट से क्रिएट करे हैं, देखो क्या रखा है, इन पॉइंट ए बी डी ई, इन पॉइंट ए बी डी अबव मींस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। तो जिस दिन आपने क्या करा है, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, या फिर जिस दिन आप क्या कर रहे हो, जिस दिन आप लोन बांट रहे हो, उधर तक के आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखेंगे, उधर तक के हम क्या करेंगे, उधर तक के हम आप जो है प्रॉफिट देखेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ध्यान रखना, जो आपके डेप्रिसिएशन रिजर्व होता है उसको जो है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करा जाता। अच्छा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन सी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन सी, ये सी फॉर कैट। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन सी का मतलब क्या है, जिस दिन आप लिक्विडेशन कर रहे हो तो डेट ऑफ लिक्विडेशन तक के जो भी आपके प्रॉफिट्स है उसको क्या माना जाएगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माना जाएगा। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन का मतलब क्या है, ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर लिक्विडेशन क्यों हो रहा है, लिक्विडेशन इज ड्यू टू द कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। भाई आपका लिक्विडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको जो है कंपल्सरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, या फिर गवर्नमेंट की किसी कॉर्पोरेशन ने एक्वायर कर लिया। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या इंक्लूड होगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूड ओनली प्रॉफिट्स फ्रॉम 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द एक्विजिशन टुक प्लेस। तो जिस साल एक्विजिशन हुआ है उसके पिछले 3 साल के अपन क्या करेंगे, उसके पिछले 3 साल तक के प्रॉफिट को अपन कंसीडर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका जो है गवर्नमेंट ने आपको कंपल्सरी एक्वायर करा 2024 में, तो हम क्या करेंगे 23, 22 और 21, मतलब 21 से जो आपके प्रॉफिट्स हैं, 21 से जो आपके प्रॉफिट्स हैं अप टू द रेट ऑफ लिक्विडेशन, उन्हीं को कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट मुझे वो बता रहा है। आगे देखो क्या रखा है, अमाउंट डीम्ड एज डिविडेंड, अमाउंट डीम्ड एज डिविडेंड विल गो टू रिड्यूस द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लेट अस से कंपनी के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने थे, कंपनी के जो है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे 1 लाख रुपीस के। कंपनी ने करंट ईयर में क्या करा, कंपनी ने करंट ईयर में एक शेयर होल्डर को जो है क्या करा, 60,000 का लोन दे दिया, 60,000 का लोन दे दिया जो 222 में कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई कंपनी ने क्या करा है, लोन दिया है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो 60,000 है 222 में, 222 में क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो अब कंपनी के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हो गए, 1 लाख माइनस 60,000। तो अब कंपनी के रिवाइज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने होंगे, रिवाइज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे 40,000। लेट अस से सपोज कंपनी क्या करती है, किसी दूसरे शेयर होल्डर को 60,000 का वापस लोन दे देती है। तो उस केस में ये जो सेकंड शेयर होल्डर है, सेकंड शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड कितना माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माना जाएगा। तो ये जो दूसरे शेयर होल्डर को 60,000 का लोन दिया गया है, लेकिन दूसरे शेयर होल्डर के हाथ में 222 में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ओनली 40,000, मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो जो भी आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो भी आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। जो भी आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट आपका क्या हो गया है, डिविडेंड मान लिया गया है। तो अमाउंट डीम्ड एज डिविडेंड विल गो टू रिड्यूस द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब देखो आप समझ सकते हो कि भाई मैं कितनी शताब्दी एक्सप्रेस से इतनी सारी चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर भी अपना जो है ऑलमोस्ट 1.45 आवर्स बीत चुके हैं, राइट। क्या कर सकते हैं अपन, जो चीज है तो है, जो चीज समझानी है समझानी पड़ेगी आपको। अच्छा, डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा, डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा, देखो क्या रखा है, फाइनल डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा, जब इसलिए डिक्लेयर करा गया है। अच्छा, डिम डिविडेंड अंडर 222 कब टैक्सेबल होगा, जब पे करा गया है। 222 ABCD कब टैक्सेबल होगा, 222 ABCD डी फॉर डॉग तक कब टैक्सेबल होगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पेड, डिक्लेयर्ड। अच्छा, आगे देखो क्या रखा है, इंटरिम डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा, व्हेन इट इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब एक और चीज समझना, इन केस ऑफ अमलगमेटेड कंपनी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, चलो इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा। एक कंपनी थी ए लिमिटेड, एक कंपनी थी बी लिमिटेड, ठीक है ना। अब ये बात बड़ी ध्यान समझना, ए लिमिट के रिजर्व्स कितने थे, ए लिमिट के रिजर्व्स थे कितने के 100 के। बी लिमिट के रिजर्व्स कितने हैं, बी लिमिट के रिजर्व्स हैं 0, बी लिमिट के रिजर्व्स कितने हैं 0। ए लिमिटेड क्या करती है, एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर क्या करता है, ए लिमिट में जो है 20% स्टेक होल्ड करता है। तो अगर ए कंपनी क्या करेगी, ए लिमिटेड जो है इस शेयर होल्डर को 100 रुपीज बांटेगी, तो बेसिकली शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा। ए लिमिटेड ने क्या करा, टैक्स प्लानिंग करी। ए लिमिटेड बोला कि हम ये काम करते हैं, बी लिमिटेड के साथ मर्ज हो जाते हैं,
ए लिमिट क्या हो गई, बी लिमिट के साथ मर्ज हो गई। तो ए लिमिट जो है बी लिमिट के साथ मर्ज हो गई। बी लिमिट ने क्या करा, बी लिमिट ने जो है इस शेयर को 20% शेयर इशू करे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ ए लिमिट जब क्या हो गई, बी लिमिट से मर्ज हो गई, तो ए लिमिट के सारे एसेट्स, ए लिमिट के सारे एसेट्स किसके पास चले जाएंगे, बी लिमिट के पास चले जाएंगे। तो इधर मैं हटा देता हूँ, ए लिमिट क्या हो गई, मर्ज हो गई किसके अंदर, बी लिमिट के पास। ए लिमिट के सारे एसेट बी लिमिट के पास चले गए। अब इस बी लिमिट ने क्या करा, बी लिमिट ने जो है इस शेयर को वो 100 रुपीज दिए। भाई सीधी सी बात है, ए लिमिट के पास क्या थे, रिजर्व थे 100 रुपीज के पास, तो एसेट भी 100 रुपीज के होंगे। अब वो एसेट किसके पास चले गए, बी लिमिट के पास चले गए। अब अमलगेशन के बाद बी लिमिट ने क्या करा, इस शेयर को 100 रुपीज दे दिए। अब मुझे एक चीज बताओ 222 ही लगेगा क्या इधर, बिल्कुल लगेगा। तो देखो क्या रखा है कि अगर कोई कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को जो 20% ज्यादा स्टेक होल्ड करता है उसको क्या करती है, लोन देती है, तो शेयर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। लेकिन कितना माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो बी लिमिट के तो रिजर्व है जीरो, बी लिमिट के तो रिजर्व कितने हैं, जीरो हैं। तो बेसिकली शेयर के हाथ में जो है कुछ भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो ये क्या हुई, टैक्स प्लानिंग हो गई। ये क्या हुई, टैक्स प्लानिंग हुई कि भाई आप क्या करते हो, आप अपनी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के साथ क्या करते हो, मर्ज कर देते हो जिस जो क्या है लॉस मेकिंग कंपनी है, जो क्या है लॉस मेकिंग कंपनी है, ताकि उसके अकाउंट में प्रॉफिट जीरो देखें। फिर आप क्या करते हो, इस लॉस मेकिंग कंपनी से क्या करते हो, अपने जो है शेयर को लोन देते हो। सरकार ने कहा अच्छा ऐसा कर रहे हो आप, जो है ऐसा कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो है आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बेसिकली सरकार एक प्रोविजन लेके आई, सरकार एक प्रोविजन लेके आई कि भाई अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से क्या हो जाती है, अमलगमेंट हो जाती है, तो जब अमलगमेटेड कंपनी क्या करती है, लोन देती है, तो उस केस में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किस किस के देखे जाएंगे, भाई जो कंपनी अमलगमेट हुई है उसके भी देखे जाएंगे, एंड जो जिसमें अमेंडमेंट करी गई है उसके भी रिजल्ट देखे जाएंगे। तो मोटा मोटा प्रोविजन आने के बाद, अमेंडमेंट आने के बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट आने के बाद बेसिकली बी लिमिटेड जब क्या करती है, लोन देती है, तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस किस के देखे जाएंगे, ए लिमिट के देखे जाएंगे। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है किसके देखे जाएंगे, ए लिमिट के देखे जाएंगे 100, बी लिमिट के देखे जाएंगे 0। तो बेसिकली अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना हो गया, 100 हो गया। तो बेसिकली अब मेरे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हो गए, 100 हो गए फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। अब अगर क्या करती है, बी लिमिटेड लोन देती है किसको, इस शेयर को, तो उस केस में जो ये 100 है क्या हो जाएगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा, क्योंकि अब मेरे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं, 100 है। अब पढ़ सकते हो आप कि भाई इन द केस ऑफ बी लिमिटेड accumulated profits whether capitalized or not of the A limited on the date of amalgamation shall also be included in the accumulated profits of B limited. Logical? All right, all right, all right. तो अपना फाइनली जो है पूरा पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खत्म होने आया। कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन देखना, कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन समझना। भाई अगर किसी शेयरहोल्डर को ओ ये क्या हो गया, हाँ, अगर किसी शेयरहोल्डर को क्या मिल रहा है, बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, तो शेयरहोल्डर के हाथ में जो है 56 टू 10 नहीं लगेगा, क्योंकि बोनस शेयर मिलने के बाद शेयर की वैल्यू सेम ही रहती है। हमने कहा कि भाई ग्रेचुअस लोन्स एंड एडवांसेस डिविडेंड माना जाएगा, ग्रेचुअस लोन्स एंड एडवांसेस क्या माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी ने क्या करा है, शेयरहोल्डर को लोन दिया है, लेकिन जो लोन दिया गया है वो ग्रेचुअस नहीं है, भाई शेयरहोल्डर ने भी कोई सर्विसेज दी थी, शेयरहोल्डर ने भी क्या करा था, कोई सर्विसेज दी थी किसको, कंपनी को, तो उस केस में जो है डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो लोन्स गिवन ए रिटर्न फॉर एन एडवांटेज कन्फर्ड अपॉन द कंपनी बाय द शेयरहोल्डर, मतलब शेयरहोल्डर ने फॉर एग्जांपल कोई सर्विस दी है किसको, कंपनी को, तो उस केस में जो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अच्छा देखो क्या रखा है, renovation and repair expenses incurred by the company in respect of premises owned by the shareholder having substantial interest in the company and occupied by the company cannot be deemed dividend। क्या मतलब है, एक कंपनी है जो शेयरहोल्डर के प्रीमाइसेस में बिजनेस कर रही है। अच्छा बिजनेस करते समय कंपनी ने क्या करा, शेयरहोल्डर की प्रीमाइसेस में जो है रिपेयर एंड रेनोवेशन के खर्चे करा दिए। आप ये नहीं कह सकते, आप जो है ये नहीं कह सकते कि भाई शेयरहोल्डर के हाथ में डिविडेंड हो गया, ये आप ये नहीं कह सकते कि भाई शेयरहोल्डर के हाथ में क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। सरकार ने कहा कि भाई इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो कंपनी रिपेयर एंड रेनोवेशन एक्सपेंसेस करा रही है शेयरहोल्डर की प्रीमाइसेस में, वो खुद के बिजनेस के लिए करा रही है, वो जो है खुद के बिजनेस के लिए करा रही है। अब एक और चीज समझना, एक कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही थी, आईपीओ में जो है क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन नहीं मिला, आईपीओ में जो क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन नहीं मिला। जब मैं आपको पीजीबी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये बताऊंगा कि जो आपके पब्लिक इशू एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको जो है अलाउ नहीं किए जाते, जो आपके पब्लिक इशू एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको अलाउ नहीं किए जाते, मतलब ये शेयर इशू करने के लिए जो भी खर्चे करते हो वो आपको जो है अलाउ नहीं किए जाते, एक्सेप्ट प्रीलिमिनरी खर्चा। ये सब अपन जो है पीजीबी चैप्टर में समझेंगे। कंपनी ने क्या करा, आईपीओ लेके आई, उसने पब्लिक इशू एक्सपेंसेस करे, कितने के, 1 लाख के पब्लिक इशू एक्सपेंसेस करे। अच्छा आईपीओ आता है तो बेसिकली कंपनी को क्या मिलता है, शेयर एप्लीकेशन में मिलता है। जब तक कि शेयर अलॉट नहीं होते तो कंपनी के पास क्या रहता है, कंपनी के पास जो है पैसा रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन में बोलते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, इस शेयर एप्लीकेशन मनी को जो है करा बैंक में जमा करा दिया 3-4 दिन के लिए। कंपनी को जो है इंटरेस्ट मिला कितने का, 40,000 का। कंपनी को जो है इंटरेस्ट मिला कितने का, 40,000 का। अब सवाल आज आता है कि जो कंपनी को ये इंटरेस्ट मिला है 40,000 का, ये टैक्सेबल होगा क्या? तो हम कहेंगे कि भाई ये जो आईपीओ है इसके पब्लिक इशू एक्सपेंसेस अलाउ नहीं किए जाते, तो इसकी जो इनकम है वो भी टैक्सेबल नहीं होगी, मतलब मोटा मोटा आप क्या कर सकते हो, 1 लाख में से 40,000 को लेस कर सकते हो, ये इनकम हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। कोई चीज दे रखी है कि भाई इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक टिल द शेयर अलॉटमेंट इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, एंड उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको रीजन बता दिया कि भाई आईपीओ लाने के जो खर्चे होते हैं वो आपको एज अ डिडक्शन नहीं मिलते, तो आईपीओ की वजह से अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो टैक्सेबल भी नहीं होगी, डन। अब एक और चीज समझना, अपन कैपिटल्स में जाके देखेंगे, एक चीज पढ़ेंगे, कंपल्सरी एक्विजिशन।
अपन जो है कैबिनेट में जाके एक चीज पढ़ेंगे, कंपलसरी एक्विजिशन। सरकार क्या करती है, आपकी कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन कर लेती है। अब देखो क्या दे रखा है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो इट रिप्रेजेंट्स द इनहांस्ड वैल्यू ऑफ लैंड, मतलब उसको जो है क्या मानेंगे, उसको जो है अपन एज अ कैबिनेट टैक्सेबल करेंगे। इसने क्या कहा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो इट रिप्रेजेंट्स द इनहांस्ड वैल्यू ऑफ लैंड, दैट इज कंपनसेशन का कंपोनेंट है, उसको इंटरेस्ट मत मानना, उसको जो है इंटरेस्ट मत मानना, मतलब उस पर क्या निकलेंगे, कैबिनेट निकलेंगे। अच्छा, मैं जब कंपल्सरी एक्विजिशन वाला टॉपिक कराऊंगा, मैं जब आपको जो है कैपिटल गेन्स में जाके कंपल्सरी एक्विजिशन का टॉपिक कराऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि भाई फॉर एग्जांपल आपका लैंड था, गवर्नमेंट ने क्या करा, इस लैंड को एक्वायर कर लिया, तो सीधी सी बात है आपके हाथ में क्या निकलेंगे, आपके हाथ में जो है बेसिकली कैबिनेट निकलेंगे। सपोज आपने इस लैंड को 1 करोड़ में खरीदा था, सरकार ने क्या करा, सरकार ने इस लैंड को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, तो बेसिकली सरकार ने आपको कंपनसेशन कितना दिया, सरकार ने फॉर एग्जांपल आपको जो है 1.5 करोड़ का कंपनसेशन दिया, 1.5 करोड़ का क्या दिया, कंपनसेशन दिया, तो आपकी कैबिनेट इस तरह से निकलेंगे। तो जो आपका कंपनसेशन होता है वो आपको क्या बनता है, सेल कंसेशन बनता है। तो लोगों ने यही कहा कि भाई अगर लैंड एक्विजिशन के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है ना तो वो क्या मानेंगे, हम उसको जो है सेल कंसेशन मानेंगे, मतलब बेसिकली आपको जो है कंपेंसेशन अमाउंट मिला है, आपको जो है कंपेंसेशन अमाउंट मिला है, उसको इंटरेस्ट मानते हुए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल मत कर देना। तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको जो है अपन बेसिकली कैबिनेट मानेंगे, उस पर जो है कैबिनेट निकालेंगे, उसको जो है कंपेंसेशन मान के कैबिनेट निकालेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट नहीं मानेंगे। लेकिन सरकार ने आपको जो है कंपेंसेशन देने में डिले कर दिया, सरकार ने आपको क्या करा, कंपेंसेशन देने में डिले कर दिया। अब उस डिले की वजह से आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है तो फिर वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन होगा। देखो आगे क्या दे रखा है, बट इंटरेस्ट फॉर डिले इन मेकिंग पेमेंट आफ्टर द कंपेंसेशन अमाउंट इज डिटरमिन्ड इज टैक्सेबल अंडर आईएफएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गड़बड़ मत करके आ जाना। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसको जो है अपन कंपेंसेशन मानते हैं कि भाई हमें इनहांस कंपेंसेशन मिला है, हमें क्या मिला है, इनहांस कंपेंसेशन मिला है, एंड अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसको जो है सेल कंसेशन में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपको जो है कंपेंसेशन अमाउंट मिलना था लेकिन सरकार ने डिले कर दिया देने में, तो बेसिकली उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या होगा, उसको जो है इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन माना जाएगा या फिर इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपेंसेशन माना जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंटरेस्ट होता है इस पर आपको कितने का डिडक्शन मिलता है, फ्लैट 50% का डिडक्शन दे दिया जाता है। हाँ जी, तो देखो बेसिकली अपने 5 जुडिशियल डिसीजन हो गए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6। देखो पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, भाई विनिंग ऑफ प्राइज मनी ऑन अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स हेल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ लॉटरी टिकट्स। दैट इज सपोज आरजी लिमिटेड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आरजी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है लॉटरी टिकट्स का। इसके बाद जो है बहुत सारी लॉटरी टिकट्स पड़ी थी। अच्छा, बहुत सारी लॉटरी टिकट्स में से सारी की सारी लॉटरी टिकट बिक गई, एक लॉटरी टिकट इसके पास अभी भी पड़ी है, एक लॉटरी टिकट इसके पास जो है अभी भी पड़ी है। एंड लकीली जो प्राइस था वो इसी लॉटरी टिकट पे था। इसका मतलब क्या है कि भाई जो लॉटरी टिकट इसने एज अ एसआईटी होल्ड कर रखी थी उस पर क्या हुआ, उस पर जो है उसको विनिंग हुई है। अब सवाल ये आता है कि भाई इस लॉटरी टिकट पे जो विनिंग हुई है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी या फिर जो है बिजनेस इनकम आएगी। तो बेसिकली सरकार ने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई जो अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स पे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को जो है बेसिकली अर्निंग हो रही है, प्राइस मनी रिसीव हो रही है, वो जो है कैजुअल इनकम ही मानी जाएगी एंड 30% भी टैक्सेबल करी जाएगी, बिजनेस इनकम अपन नहीं मान सकते। तो विनिंग ऑफ प्राइज मनी ऑन अनसोल्ड लॉटरी टिकट्स held by the distributor of lottery tickets are assessable under 115BB and not business income। उसको जो है बिजनेस इनकम नहीं मानना है, कैजुअल इनकम ही मानेंगे। अच्छा, एक और चीज देखो क्या रखा है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नॉट अलाउड। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या करा था, करंट में कोई लोन लिया था, उस लोन पे जो इंटरेस्ट है उसका जो पेमेंट है वो आपको जो है एज अ डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा अंडर आईएफएस इनकम। लेकिन ध्यान रखना, लेट अस सपोज कि भाई आपने क्या करा, आपने जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करा, ठीक है ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं करा, डिफॉल्ट कर दिया, तो ये डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट। अब ये जो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट है ना, ये भी क्या हो गया, लोन में कन्वर्ट हो गया। तो देखो क्या रखा है, इंटरेस्ट कंपोनेंट एडेड टू द प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था इसको भी हमने क्या करा, लोन में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली सरकार ये कहती है कि जो आप ये क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो इस इंटरेस्ट कंपोनेंट को हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट मान लिया है, इस पे जो इंटरेस्ट पे करोगे वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नॉट अलाउड, भाई बेसिकली जो लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो वो अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया तो उस इंटरेस्ट को भी लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट लोन में कन्वर्ट हुआ है उस लोन कंपोनेंट पे जो इंटरेस्ट है उसको अलाउ नहीं करेंगे हम। लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं अपन, रूल 11 यूए। देखो सिंपल सी बात ये कहता है, तो रूल 11 यूए मुझे सिंपली ये बताता है कि भाई अपने को जो है फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है। भाई आपको जो है कोई एसेट फ्री में मिला, आपको कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिली, तो मुझे ये चेक करना पड़ता है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है कि नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा कैसे, तो रूल 11 यूए बताता है, कि जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को रिसीव करा है, मूवेबल प्रॉपर्टी को रिसीव करा है, उस दिन क्या आप क्या करोगे, रूल 11 यूए के अकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे। 56 to 7 में मैंने आपको ये बताया था कि कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, कोई प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। तो जो डिफरेंस है क्या होता है, 56 to 7 में आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता है। अच्छा, आगे मुझे क्या करना है, प्राइवेट कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है जो अनलिस्टेड है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालूंगा, आगे मुझे तरीका बता रखा है। तो देखो वैल्यूएशन डेट फॉर 56 to 7 भी, कोई प्राइवेट कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन की लूंगा, लास्ट बैलेंस शीट डेट ऑडिटेड बाय द सीए। लास्ट बैलेंस शीट डेट ऑडिटेड बाय सीए की मैं क्या करूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू उठाऊंगा।
वैल्यूएशन डेट फॉर 56 to 10, अगर मैंने क्या करा है 56 to 10 में कोई गिफ्ट रिसीव करा है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी है, तो जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी रिसीव करी है उस दिन की क्या करूंगा, उस दिन के जो है मैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा एज पर रूल 11 यूए। 50 CA क्या होता है मैं आपको जो है कैपिटल्स वाले चैप्टर में कराऊंगा, तो 50 CA जो है आपको कैपिटल्स वाले चैप्टर में समझ में आएगा। तो वैल्यूएशन डेट फॉर 56 to 10 एंड 50 CA क्या होता है, डेट ऑन विच द एसेट इज रिसीव्ड या फिर सोल्ड। 56 to 10 के 56 to 7B, 56 to 7B की वैल्यूएशन डेट क्या होती है, लास्ट बैलेंस शीट डेट ऑडिटेड बाय द सीए। अब आ जाओ फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ते हैं अपन। अगर आपका कोई एसेट है, वो क्या है, ज्वेलरी है, बुलियन है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर है, फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट है, तो फेयर मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है भाई, ओपन मार्केट में बेचने में उसकी क्या वैल्यू आएगी। अगर आपने क्या करा है उसको रजिस्टर्ड डीलर से परचेस करा है तो उसकी इनवॉइस वैल्यू क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अच्छा, अगर क्या है अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है अदर देन इक्विटी शेयर्स, अगर कोई आपके अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है अदर देन इक्विटी शेयर्स, क्योंकि अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन अलग से निकालनी है अपने को। तो अगर अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर्स है या फिर अनकोटेड डिबेंचर्स है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई अगर इसको ओपन मार्केट में बेचोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वही क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू। कोई लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, कोई लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, तो अपन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू, अगर आपने क्या करा है रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेस करा है, तो जितना अमाउंट पे परचेस करा है मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने जो है रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसको परचेस नहीं करा है या फिर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसको रिसीव नहीं करा है, तो हम ये देखेंगे कि जिस दिन आपने क्या करा है प्रॉपर्टी को रिसीव करा है, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी को रिसीव करा है उस दिन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू क्या आती है, तो आपको क्या करना है लोएस्ट प्राइस पकड़ना है, लोएस्ट प्राइस ऑन द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन द वैल्यूएशन डेट आपकी क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अगर वैल्यूएशन डेट मैंने आपको बता दिया, वैल्यूएशन डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन आपने एसेट को रिसीव करा है, जिस दिन आपने क्या करा है एसेट को रिसीव करा है, तो लोएस्ट प्राइस ऑन द रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन द वैल्यूएशन डेट। अगर वैल्यूएशन डेट पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी तो हम ये देखेंगे कि भाई इमीडिएटली प्रीसीडिंग वैल्यूएशन डेट पे जो है बेसिकली क्या था, इमीडिएटली प्रीसीडिंग वैल्यूएशन डेट पे बेसिकली ये जो शेयर है कब लिस्टेड था, कब ट्रेडेड था, तो लोएस्ट प्राइस ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द वैल्यूएशन डेट इफ नो ट्रेडिंग ऑन द वैल्यूएशन डेट। तो अगर वैल्यूएशन डेट पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी तो हम ये देखेंगे कि वैल्यूएशन डेट के पहले कब ट्रेडिंग हुई थी, उस दिन के अपन क्या करेंगे, उस दिन के अपन लोएस्ट प्राइस उठा लेंगे रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, तो हमें मुझे क्या मिल जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। अब एक और चीज समझना, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल करंट ईयर में जो है रोहन ने क्या करा है, करंट ईयर में रोहन ने जो है राहुल से, करंट ईयर में रोहन ने क्या करा है राहुल से आरजी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स क्या करें, फ्री में रिसीव करें। अब सवाल ये आता है कि भाई जो आरजी प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो आरजी प्राइवेट लिमिटेड है क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, मतलब अनकोटेड इक्विटी शेयर्स है, तो इस आरजी प्राइवेट लिमिटेड की जो है फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो क्या दे रखा है, आपको क्या करना है ABCD माइनस लाइबिलिटी करनी है। ए का मतलब क्या है, बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि अपन क्या करेंगे, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क की क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू उठाएंगे, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू उठाएंगे, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कंप्यूटेड एज पर दिस रूल। तो बेसिकली इस कंपनी ने आरजी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, आरजी लिमिटेड जो है किसी, ये आरजी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, आरजी लिमिटेड की बैलेंस शीट के हमने क्या करा है, एसेट्स की बुक वैल्यू उठा ली है, एसेट्स की बुक वैल्यू उठा ली है, लेकिन अगर इसमें कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है तो उसके अपन क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू उठाएंगे। और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे अपन ऊपर देखी थी, इसी तरह से अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या उठाएंगे, एसडीवी उठाएंगे। तो मैंने क्या करा, सारे एसेट्स का टोटल करा, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने जो है आरजी प्राइवेट लिमिटेड क्या करें, शेयर्स रिसीव करें, तो मुझे आरजी प्राइवेट लिमिटेड की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके सारे एसेट्स का टोटल करूंगा, माइनस करूंगा लाइबिलिटीज, तो मुझे क्या मिल जाएगी, नेटवर्थ मिल जाएगी, वही मेरी क्या होगी, वही मेरी जो है फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपको सारे एसेट्स का बुक वैल्यू लेना है, लेकिन ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या करना है, आपको फेयर मार्केट वैल्यू उठाना है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप क्या करोगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है एसडीवी। अच्छा, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, आपको क्या करना है, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को लेस करना है, तो देखो क्या देखा, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग भाई प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी एंड असर्टेन प्रोविजंस क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। डेप्रिसिएशन रिजर्व आपकी लाइबिलिटी है। डिविडेंड पेबल ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इफ सच डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एजीएम। तो बेसिकली अगर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको कोई डिविडेंड पेबल है, तो अगर बेसिकली डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले एजीएम में डिक्लेयर हो चुका है तो क्या माना जाएगा, तो उसको लाइबिलिटी माना जाएगा। फिर अरियर्स ऑफ डिविडेंड पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो बेसिकली आपके कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है ना, उस पर आपने डिविडेंड पे नहीं करा था, तो बेसिकली जो भी अरियर्स है डिविडेंड का ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। इसी तरह से करेक्ट प्रोविजन ऑफ टैक्स माइनस एडवांस टैक्स प्लस टीडीएस टीसीएस माइनस इनकम टैक्स रिफंड, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा जब कैप गेन्स में मैं आपको सम सेल कराऊंगा, तो एग्जांपल के साथ ये वाली चीज जो है ना, 4-5 एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जब आप जो है समझ में आ जाएगी आपको कि भाई ये लाइबिलिटी किस तरह से होती है, एग्जांपल के साथ आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, कैप गेन्स में जो है मैं आपको सम सेल कराऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से 4-5 एग्जांपल के साथ कराऊंगा, क्योंकि सम सेल में भी इसी तरह से अपन क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सारे एसेट्स का टोटल करना है, माइनस लाइबिलिटीज करनी है। अब देखो क्या रखा है, फॉलोइंग शैल नॉट बी लाइबिलिटीज में क्या इंक्लूड नहीं होगा भाई, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट लाइबिलिटी नहीं है, कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी नॉट अ लाइबिलिटी। अच्छा, कोई भी आपका रिजर्व्स है वो आपका लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा, आपने कोई एक्सेस प्रोविजन बना रखा है, वो भी आपका लाइबिलिटी नहीं माना जाएगा।
अच्छा, मैंने आपको बताया कि भाई आपको एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करनी है। एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा, देखो क्या रखा है, फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एसेट्स, फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एसेट्स। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट आपका लायबिलिटी नहीं है। मिसलेनियस खर्चा आपका लायबिलिटी नहीं है, मिसलेनियस खर्चा नॉट रिटर्न ऑफ आपका लायबिलिटी नहीं है। डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट अ लायबिलिटी। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड एक्सपेंडिचर, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड एक्सपेंडिचर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी एसेट तो वो भी आपका लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। अच्छा, एडवांस टैक्स प्लस टीडीएस प्लस टीसीएस माइनस इनकम टैक्स रिफंड, ये आपका जो है ये आपका बेसिकली एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है स्लम सेल के साथ, स्लम सेल के साथ बहुत डेप्थ में समझेंगे, तो अभी पढ़ के भूल जाओ, अभी जो है पढ़ के इसको भूल जाओ। तो एडवांस टैक्स प्लस टीडीएस टीसीएस माइनस इनकम टैक्स रिफंड, इट मींस इनकम टैक्स रिफंड इज एन एसेट। तो ये वाले पॉइंट और ये वाला पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जो है कैपियंस का वेट करो, जब मैं आपको स्लम सेल कराऊंगा बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे ये, डन। तो मोटा मोटा अपन ने ये देख लिया कि भाई अगर आप क्या करते हो, किसी भी तरह का कोई एसेट रिसीव करते हो, ठीक है ना, वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उसके अपन फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, फॉर द पर्पस ऑफ 56 to 7B, फॉर द पर्पस ऑफ 56 to 7B, 56 to 7B में क्या होता है कि लेटेस्ट से सपोज कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, 10 है भाई, कंपनी का जो है फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू 40, कंपनी ने शेयर कितना इशू करा है, कंपनी ने शेयर इशू करा है लेटेस्ट से सपोज 90 पे। तो अपन ये देखते हैं ना कि भाई अगर कंपनी ने क्या करा है, प्रीमियम पे शेयर इशू करा है और इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू इशू करा है, तो जो भी आपका एक्सेस है वो क्या होता है, जो भी आपका एक्सेस है वो 56 to 7 में कंपनी में क्या कर लिया जाता है, कंपनी में जो है टैक्सेबल कर दिया जाता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे ये आरजी प्राइवेट लिमिटेड है, आरजी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा है, शेयर इशू करा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आरजी प्राइवेट लिमिटेड की फेयर मार्केट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, आरजी प्राइवेट लिमिटेड की जो है मैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, रूल 11 यूए के अकॉर्डिंग निकालूंगा। अच्छा, आरजी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, आरजी प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली एक अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे अपन, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, सब कुछ ऐड करेंगे, ये सब चीजें ऐड करके क्या करेंगे, ये सब चीजें कैलकुलेशन करके अपन जो है फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। अब देखो क्या दे रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ 56 to 7B, BCD अबव शैल बी टेकन एट बुक वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये जो आपका क्या होता है, ज्वेलरी होता है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इसके अपन क्या करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। लेकिन जब आप क्या कर लो 56 to 7B के लिए, 56 to 7B के लिए जो है अनकोटेड इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू निकालना चाह रहे हो, जब आपको क्या करना है, BCD की बुक वैल्यू उठानी है, BCD की बुक वैल्यू उठानी है। क्यों ऐसा, क्योंकि एओ क्या करना चाहता है, एओ जो है इस फेयर मार्केट वैल्यू को लोएस्ट रखना चाहता है। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, एसेट माइनस लायबिलिटी कर रहा हूँ, एसेट माइनस लायबिलिटी कर रहा हूँ। अच्छा, एसेट्स में क्या कर रहा हूँ, सबकी बुक वैल्यू उठा रहा हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं उठा रहा, इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली मेरी फेयर मार्केट वैल्यू कम निकल के आएगी। अच्छा, 56 to 7B में, 56 to 7B में एओ को जो है फायदा कब होगा, डिपार्टमेंट को फायदा कब होगा, जब फेयर मार्केट वैल्यू कम से कम होगी। जब फॉर एग्जांपल आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है 30, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है 30, तो बेसिकली सरकार को इनकम कितने पे टैक्स में मिलेगा, सॉरी सरकार को टैक्स कितने इनकम में मिलेगा, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60। लेटेस्ट सपोज ये फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आई, लेटेस्ट सपोज ये फेयर मार्केट वैल्यू 20, तो सरकार को जो है टैक्स कितने अमाउंट में मिलेगा, 70 में मिलेगा। तो 56 to 7B के लिए, 56 to 7B के लिए क्या होता है, 56 to 7B के लिए जो आप क्या करते हो, ये कैलकुलेशन करते हो ना, यहाँ पर BCD में आपको बुक वैल्यू ही लेनी है, आपको जो है फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, देखो क्या दे रखा है, बिकॉज एओ क्या करना चाहेगा, बिकॉज एओ जो है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू को कम से कम रखना चाहेगा, एओ जो है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू को क्या करना चाहेगा, कम से कम रखना चाहेगा। अब एक और चीज पढ़ो, फॉर द पर्पस ऑफ 56 to 7B, एसएससी हैज द ऑप्शन टू टेक वैल्यू एज अबव। तो एसएससी क्या कर सकता है, या तो इस तरह से फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकता है, एसएससी क्या कर सकता है, या तो इस तरह से फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकता है, या फिर एसएससी के पास एक और ऑप्शन है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अनकोटेड इक्विटी शेयर डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर एज पर द डिस्काउंटेड फ्री फ्लो कैश मेथड, ठीक है ना। तो हमने ये कहा कि भाई आपको क्या करना है, 56 to 7B के लिए जो है क्या करनी है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो आप या तो ये वाले तरीके से निकाल सकते हो, या फिर जो आप किसी मर्चेंट बैंकर से डिस्काउंटेड फ्री फ्लो कैश मेथड, ठीक है ना, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड के बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो। ये कहाँ पढ़ते हो आप, ये जो है आप एएफए में पढ़ते हो कि भाई डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड से जो है कंपनी की वैल्यू कैसे निकल के आती है। तो फॉर द पर्पस ऑफ 56 to 7B आप क्या कर सकते हो, या तो ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जो है मर्चेंट बैंकर को कह सकते हो कि भाई आप क्या करो, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड के बेसिस पे, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड के बेसिस पे क्या करके दे दो, फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दे दो। तो देखो दे रखा है, और आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन सीए जो है, सीए इस रिपोर्ट को इशू नहीं कर सकता। सरकार को पता है जो सीए होते हैं ना, सीए चोर होते हैं, सरकार को पता है कि सीए क्या होते हैं, सीए चोर होते हैं। सीए जो है क्लाइंट के फेवर में क्या करते हैं, काम करते हैं। सरकार ने कहा सीए जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इस तरह की रिपोर्ट बना के नहीं दे सकता। तो अपना फाइनली जो है पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको जो है यूट्यूब पे मिल रहा है ये, राइट। अच्छा, इसके सारे क्वेश्चन जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप जो है मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग बैच दिखेगा, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस बैच दिखेगा, मई 25 नवंबर 25 का। वहाँ पर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सारे क्वेश्चन भी हो रखे हैं, ठीक है ना। तो अब अपन जो है बेसिकली कल क्या करेंगे, कल जो है नया चैप्टर का रिवीजन चालू करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।